एपिसोड 81 सिद्धार्थ का सोना को तैयार करना। अब तक मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी की भी नजरें तुम पर पड़े। तुम जानती हो ना, जब तुम्हें कोई देखता है तो मुझे किस कदर गुस्सा आता है। इसलिए वाइफी, मेरी बात मानो और वहां जाने की जिद छोड़ दो। मैं तुम्हें कहीं और घूमने ले चलूंगा। पर वही सोना जो अपनी जिद पर अड़ी थी, वो सिद्धार्थ के समझाने के बाद भी कुछ भी समझने को तैयार नहीं हो रही थी। वह बार बार सिद्धांत से वहां जाने की रिक्वेस्ट किए जा रही थी। आप सिद्धार्थ भी काफी ज्यादा झुंझला चुका था। वह समझ चुका था कि सोना उसकी कोई भी बात नहीं मानने वाली है, जिसकी वजह से वह गहरी सांस लेते हुए बस खुद को ही समझ सकता था। इसके अलावा और वह कुछ भी नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ सोने के छोटे से चेहरे की तरफ देखता है। ये छोटा सा चेहरा जितना ज्यादा मासूम दिखता था, उससे कहीं ज्यादा शैतान था और सिद्धांत हर बार सोना की जिद के आगे हार जाता था। सिद्धार्थ सोने की तरफ देखता है और फिर वह सोने की दोनों गालों को खींचते हुए बोला, अब आगे वाइफी, तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो चुकी हो। जोर, तुम मेरी बात भी नहीं मानती। हर बात पर बस तुम्हें अपने जिद करनी होती है। चलो अब कमरे में, जो तुम्हारी ड्रेस थोड़ी देर में कमरे में पहुंच जाएगी। इतना कह भी कर सिद्धार्थ सोना को अपनी गोद से उठता है और उसे कमरे में भेज देता है। सोना को कमरे में भेजने के बाद सिद्धार्थ अपना फोन निकालकर आर्यन को कॉल करता है। आर्यन तुरंत ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव कर लेता है। आर्यन जैसे ही कॉल रिसीव करता है, सिद्धार्थ अपने गहरी आवाज में बोला, थोड़ी देर में घर पर पहुंचो और आज रात तुम्हें यहीं पर रहना है। सिद्धार्थ अपनी बातें कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वही आर्यन हैरानी से अपने फोन की तरफ घूर कर देख रहा था। क्या उसने अभी जो सुना, क्या वह सच था? सिद्धार्थ, जो कि अपने घर पर उसे बैठने तक को नहीं बुलाता था, वह आज उसे रहने को बोल रहा था। यह उसके लिए किसी सपने से काम नहीं था। वह वहां पर रहना चाहता था, क्योंकि सिद्धार्थ का घर इतना ज्यादा खूबसूरत था कि आर्यन चाहता था कि वह वहां पर रहे। पर सिद्धार्थ उसे वहां रुकने ही नहीं देता था। भले ही आर्यन सिद्धार्थ का दोस्त था, पर सिद्धार्थ उसकी एक बात नहीं मानता था। इधर सिद्धार्थ आर्यन से अपनी बात कहने के बाद वह अपनी जगह से उठता है और फिर वह भी अपने कमरे में चला आता है। अपने कमरे में आने के बाद सिद्धार्थ सीधा चेंजिंग रूम में जाता है, क्योंकि सोना बेड पर बैठी हुई थी और अपनी ड्रेस के आने का इंतजार कर रही थी। सिद्धार्थ तब तक अपने कपड़े चेंज कर लेना बेहतर समझता है और वह आज आर्यन को बस इसलिए बुला रहा था ताकि वह पंखुड़ी और आदिश का ख्याल रख पाए जब तक वह पार्टी से नहीं आ जाता, क्योंकि वह अपने बच्चों को लेकर वहां नहीं जाना चाहता था। क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसके बच्चों को टारगेट करे, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में सबसे कमजोर कड़ी लोग ढूंढते हैं और किसी की भी सबसे कमजोर करे उसके बच्चे ही होते हैं। सिद्धार्थ अपने कमजोर कड़ी को किसी को नहीं दिखाना चाहता था। सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि उसकी काबिलियत की वजह से, उसके औहदे की वजह से उसके बच्चे सफ़र करें या फिर उन्हें टारगेट किया जाए, और इसी वजह से वह सोना को भी कहीं नहीं ले जाना चाहता था। पर सोना उसके बाद माने तब तो। कुछ देर बाद सिद्धार्थ चेंजिंग रूम से बाहर आता है। उसने इस समय ब्लैक कलर के टक्सीडो सूट पहन रखा था और वह अपने बालों में हाथ फेरते हुए चेंजिंग रूम से बाहर आ रहा था। सिद्धार्थ बाहर आते ही सीधा अपने कदम ड्रेसिंग मिरर की तरह बढ़ा देता है। वही सोना, जो कि बैग पर ही बैठी हुई थी, उसकी नज़र जैसे ही सिद्धार्थ पर जाती है, वह सिद्धार्थ को देखते रह जाती है। वही सिद्धार्थ मिरर के सामने आकर खड़ा हो चुका था और वो मिरर में ही सोना को देख चुका था। सोने की नज़रों को देखते हुए उसके दिल में एक अजीब से हलचल पैदा हो रही थी। उसके दिल की धड़कन में बढ़ती जा रही थी और सिद्धार्थ अभी नहीं चाहता था वो बेचैन हो। सोने की नज़रों से बेकाबू कर देती थी, इसलिए वह खुद को शांत करने के लिए मिरर में ही सोने की तरफ देखते ही बोला, ऐसे मुझे देखना बंद करो वाइफी और जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या तुम्हें जाना नहीं है? क्या तुम चाहती हो कि तुम लेट से वहां पहुंचे? सिद्धार्थ की बातें जैसे ही सोना के कानों में पहुंचती हैं, सोना तुरंत ही अपनी जगह से हड़बड़ाहट में उठती है, सीधा चेंजिंग रूम में भागती है। पर अगले ही पल वो उल्टे पैर चेंजिंग रूम से बाहर भी आ जाती है, क्योंकि उसका कपड़ा बेड पर रखा हुआ था। सोना अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से उसे बड़े से क्लॉथ पैकेट को उठाती है और वह उसे लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। वही सिद्धार्थ में सोना को देखकर अपना सिर हिला देता है, क्योंकि वह क्लॉथ पैकेट इतना ज्यादा बड़ा था कि सोना को पूरी तरह से ढक ले रहा था। वही सोना चेंजिंग रूम में आते ही क्लॉथ पॉकेट को वहीं पर रखे चेयर पर छोड़ देती है और फिर गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगती है और फिर धीरे से उसका चैन ओपन करके उसके अंदर से ड्रेस निकालती है। रेड कलर के ऑफ शोल्डर गाउन को देखकर सोना की आंखें चमकने लगती है।
सोना तुरंत ही अपने कपड़े चेंज करती है और वह चेंजिंग रूम में ही लगे उस बड़े से मिरर में खुद को देखना शुरू कर देती है। सोने के लंबे बाल इस समय कमर पर बिखरे हुए थे। वही सोने का छोटा सा चेहरा जो कि इस समय खुशी से चमक रहा था, वह खुद को मिरर के सामने गोल गोल घूमते हुए मिरर में खुद को देख रही थी। सोना इस समय बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। वह गाउन काफी ज्यादा खूबसूरत था। उस पूरे गाउन ने वर्क किया हुआ था जिससे वो काफी एलिगेंट और प्यार लग रहा था। सोना अब अपने गाउन को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए चेंजिंग रूम से बाहर आती है। बाहर सिद्धार्थ पूरी तरह से रेडी हो चुका था। उसके पैरों में ब्लैक लेदर शूज था, हाथों में लिमिटेड एडिशन के डायमंड वॉच, बालों को एलिगेंट वे में सेट किए हुए वह काफी ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। चेंजिंग रूम का दरवाजा जैसे ही खुलता है और सोना चेंजिंग रूम से बाहर आती है, सिद्धार्थ की नजरें उसी तरफ चली जाती हैं। जैसे ही सिद्धार्थ की नज़र सोना के ऊपर जाता है, उसकी धड़कनें ही थम जाती है। सिद्धार्थ अपनी आंखों में बेपनाह प्यार है सोना की तरफ देख रहा था। वही सोना मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ के पास ही आ रही थी। सोने जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचती है, सिद्धार्थ तुरंत ही सोने की कमर में हाथ डालकर सोना को अपने करीब खींच लेता है। सोना इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वह एकदम से जाकर सिद्धार्थ के सीने से टकराती है और फिर वह अपने छोटे से सर को उठाकर अपना मुंह फुल में सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है। तो सिद्धार्थ सोना के माथे पर किस करते हुए उसके गालों को सहलाते हुए बोला, "You are looking very beautiful wife, today you are looking like the queen of this king." सिद्धार्थ के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही सोने के छोटे से गाल गुलाबी होने लगते हैं, जिसे सिद्धार्थ बहुत ही गौर से देख रहा था और सोने के चेहरे के बदलते रंगत को देखते हुए उसके चेहरे पर देख स्माइल आ जाती है। सिद्धार्थ सोने के छोटे से चेहरे को अपने बड़े आहिस्ता से अपने हथेलियों में भरते हुए उसके दोनों गालों को सहलाते हुए बोला, "तुम मुझे पागल कर रहे हो वाइफी, और तुम्हें आज इस तरह से देखकर मुझे तुम्हें बाहर ले जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा है। आज जी कर रहा है कि अपनी सारी हद पर कर दूं और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूं।" सिद्धार्थ अपनी बातें कह तो गया था, पर उसके दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेजी से धड़क रही थी। उसका दिल इतना बेकाबू हो चुका था कि सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था वह कभी भी उसके सीने से बाहर आ सकता है। वही सोना कंफ्यूजन से सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे सिद्धार्थ की एक भी बातें समझ नहीं आई थी। सिद्धार्थ सोने की आंखों में उसे कंफ्यूजन को देख सकता था, पर वह कुछ भी नहीं कहता। उल्टा वह सोना को और भी टाइटली अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों में अपने हाथ फेरने लगता है, या यूं कह लो के साथ अपने अरमानों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि सोना आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सिद्धार्थ से खुद को काबू कर पाना उसके लिए किसी टॉर्चर से काम नहीं था। थोड़ी देर बाद जब सिद्धार्थ की धड़कन नॉर्मल होने लगती है, तब जाकर सिद्धार्थ सोना को खुद से दूर करता है और फिर वह खुद उसके पीछे खड़े होकर उसके लंबे बालों को खुद ही सुझाने लगता है। क्योंकि सोना जब तैयार होती थी तो सिद्धार्थ अपने हाथों से ही सोना को तैयार करता था, क्योंकि सिद्धार्थ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी सोने को हाथ लगाया, फिर चाहे वह लड़की ही क्यों ना हो। और सिद्धार्थ के ऐसे पॉजिटिव नेचर की वजह से ही सोना खुद को किसी को हाथ नहीं लगने देती थी, क्योंकि सिद्धार्थ उसके स्मेल से ही पहचान जाया करता था कि उसे किसी ने हाथ लगाया है। और उसके बाद तो सिद्धार्थ का गुस्सा फूट पड़ता था और सोना हमेशा सिद्धार्थ के गुस्से से डरा करती थी, जिसकी वजह से वह कभी भी किसी को खुद में सटने नहीं देती थी। पर सोना ये भी जानती थी कि सिद्धार्थ को बहुत से ऐसी चीज़ हैं जो नहीं पसंद है, पर फिर भी वह उसकी खुशी के लिए करता है और उसने अपने गुस्से पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था। वह जिस तरह का गुस्सैल इंसान था और जिस तरह का गुस्सा शुरू में सोने के सामने निकलता था, उससे सोना काफ़ी ज़्यादा डर जाया करती थी, यहाँ तक कि वह उसके सामने आने तक को तैयार नहीं होती थी। और सोना के डर की वजह से सिद्धार्थ ने खुद को सोने के ढंग में ढाल लिया था और अब तो सिद्धार्थ सोना के सामने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता था। वह बिल्कुल एक नॉर्मल इंसानों की तरह रहता था, जिसे सिर्फ और सिर्फ स्माइल करने आता था। और सिद्धार्थ के इस बदलाव की वजह से सोना उसकी तरफ अटैच हुई थी। सिद्धार्थ टेबल से कोम उठाता है और वह सोने के बालों को सुझाने लगता है। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ सोने के बालों का एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बना देता है, पर उसने सोने के बालों को बांध नहीं था। सोने के बालों को कर्ल करके वह उसे खुला ही छोड़ देता है, क्योंकि वह गाउन बैकलेस था जिससे सोने की गोरी पीठ सिद्धार्थ के नज़रों में आ रहे थे। और सिद्धार्थ इसलिए उसके बालों को कर्ल करके छोड़ने के बाद उसके माथे पर डायमंड के हेयर बैंड्स और क्लिप की मदद से एक अच्छी सी डिज़ाइन कर देता है, जिससे सोने का छोटा सा चेहरा और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था।
और उसके बालों के कुछ लटे सिद्धांत यूं ही छोड़ देता है, जो कि बार बार सोने के कानों को चूम रहे थे। सिद्धार्थ सोने के बाल बनाने के बाद अब सोने की चेयर को अपनी तरफ टर्न करता है, जिसे सोने की पीठ में मिरर की तरफ हो जाती है। सिद्धार्थ अब टेबल से मेकअप किट उठाता है और फिर वह उसके सामने ही अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वह सोने का मेकअप करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में सोने का मेकअप पूरा हो चुका था। सिद्धार्थ सारे सामान को वापस से टेबल पर रखते हुए सोना को वापस से मिरर की तरह घुमा देता है। सोने जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसकी आंखें चमक उठती है। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर न्यूड मेकअप किया था, पर उसकी वह आई मेकअप सिद्धार्थ ने नहीं रेड एंड ब्लैक में किया था। वह काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा रॉयल लुक दे रहा था। सिद्धार्थ ने होठों पर भी क्रिम्सन रेड कलर के लिपस्टिक लगाए थे, जिस सोना के छोटे से होठ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ ने सोने का मेकअप तो कर दिया था, पर अब वह सोने की तरफ देखकर खुद ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। सोने का लुक सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। सोने की अन खूबसूरत नीली आंखों की तरफ देखते हुए सिद्धार्थ जैसे अपने होश खोने लगा था। एपिसोड 82 सोना की खूबसूरती और सिद्धार्थ का ऑब्सेशन। अब तक सिद्धार्थ सारे सामान को वापस से टेबल पर रखते हुए सोना को वापस से मिरर की तरह घुमा देता है। सोने जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसकी आंखें चमक उठती है। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर न्यूड मेकअप किया था, पर उसकी वह आई मेकअप सिद्धार्थ ने नहीं रेड एंड ब्लैक में किया था। वह काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा रॉयल लुक दे रहा था। सिद्धार्थ ने होठों पर भी क्रिम्सन रेड कलर के लिपस्टिक लगाए थे, जिस सोना के छोटे से होठ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ ने सोने का मेकअप तो कर दिया था, पर अब वह सोने की तरफ देखकर खुद ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। सोने का लुक सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। सोने की अन खूबसूरत नीली आंखों की तरफ देखते हुए सिद्धार्थ जैसे अपने होश खोने लगा था। अब आगे सिद्धार्थ सोने की खूबसूरती से इतना ज़्यादा ऑब्सेस था कि सोने का सिंपल लुक पर उसे अपनी तरफ इस कदर अट्रैक्ट कर देते थे कि सिद्धार्थ को ऐसा लगता था जैसा सब कुछ भूल चुका हो। और इस समय भी सिद्धार्थ के साथ कुछ यही हो रहा था। उसने खुद ही सोना का मेकअप किया था और अब वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर थोड़ा पीछे हटता है और वह सोना को उठने का स्पेस देता है। सोना तुरंत खड़ी होती है। वह खुद को बस मिरर में देखते हुए बस मुस्कुराए जा रही थी, क्योंकि सिद्धार्थ जब भी उसे तैयार करता था सबसे बेस्ट होता था। सिद्धार्थ अब क्लॉक रूम की तरफ जाता है और क्लॉक रूम के अंदर से सोने के कुछ हिल्स निकाल कर बाहर आता है। एक ट्रांसपेरेंट हिल्स निकाल कर लेकर आया था, जिसमें हिल्स में स्काई कलर का ग्लिटर डाला हुआ था और वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हुए लाइट हो रहा था। वह सच में देखने में बहुत प्यारी थी, पर सोना उसे देखते ही रिजेक्ट कर देती है। तब सिद्धांत उसके सामने दूसरा हील करता है, जो कि रेड और ब्लैक कलर का मिक्सिंग था और वह बहुत ही प्यारा लग रहा था। हील की तरफ देखते हुए तुरंत ही उस हील की तरफ से इशारे करती है, जिसे सिद्धार्थ समझ जाता है कि सोना इसे ही पहनने वाली है। और अब वह आप दूसरे हाथ में पकड़े हील की तरफ देखता है, जो कि पूरी तरह से रेड कलर का था। सिद्धार्थ मुंह बनाते हुए उस हील को साइड में रख देता है और वह नीचे बैठ उस रेड एंड ब्लैक हिल्स को सोने के छोटे से खूबसूरत से पैरों में पहना देता है। उसके बाद वह खुद ही उसके हाथों को पकड़कर कमरे से बाहर आ जाते हैं। सोना सिद्धार्थ के साथ कमरे से बाहर आती है। उसकी नज़र सीधा हॉल में जाती है, जहां पर उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। साथ है आर्यन भी मौजूद था। आर्यन की तरह देखकर सोना अपने चेहरे पर स्माइल लिए आर्यन उनकी तरफ देखने लगती है, जिसे देखकर आर्यन में स्माइल करने लगता है और सोना भी खूबसूरती की तरफ देखते हुए तो आर्यन अपनी जगह पर जाम ही गया था। वह बिल्कुल खोए हुए अंदाज में सोने की तरह देख रहा था। वही सिद्धार्थ, जो कि आर्यन को ही नोटिस करना था, वह अब घूरकर आर्यन की तरफ देख रहा था। वही आर्यन जैसे ही अपने आसपास का माहौल ठंडा होता हुआ महसूस करता है, वो तुरंत ही अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा कर देखता है, तो सिद्धांत के गुस्से से घूमते हुए नज़रों को अपने ऊपर पाकर आर्यन तुरंत ही सोने से अपनी नज़र हटा लेता है। तो वही सोना आर्यन की तरफ देखते हुए उससे सवाल करती है, आर्यन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आज आप भी हमारे साथ पार्टी में जाने वाले हैं? सोना के सवाल पर आर्यन मुंह बनाते हुए वह सोना की तरफ देखता है और फिर एक नज़र से नाहक की तरफ देखते हुए को खुद से ही बड़बड़ाया, इस शैतान के होते हुए मेरे इतने अच्छे दिन कहाँ? इसने तो मुझे यहाँ पर अपने बच्चों के दाइमा बनाकर बुलाया है, जो उसके बच्चों की केयर करेगा रात भर। आर्यन को कुछ न बोलता देख सोना कंफ्यूजन भरी नज़र से देख रही थी, तो सिद्धार्थ घूरते भी नज़रों से देख रहा था, क्योंकि वह चाहे कितना भी धीरे बोल रहा हो
पर सिद्धार्थ की सुनने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा तेज थी और वह आर्यन की कही हर बात को भी सुन सकता था। और उसने आर्यन की कही हुई सारी बातें सुन ली थी और वह बुरी तरह से घूर रहा था। वही आर्यन एक बार फिर से किसी के नज़रों का एहसास अपने ऊपर पाकर इस बार लाचारी भरी नज़रों से सिद्धार्थ की तरफ देखती है, क्योंकि एक वही था जो कि उसे इस तरह से घूर सकता था इस घर में, और एक उसका बेटा जो बिल्कुल उसी की तरह से घूरता था। जैसे पता नहीं इन दोनों बाप बेटे की उससे क्या दुश्मनी थी, जो दोनों ही हमेशा उसके जान के पीछे पड़े रहते थे। आर्यन सोने की तरफ अपनी लाचारी भरी नज़रों से देखते हुए बोला, भाभी प्लीज़ आप पार्टी में होकर आए हैं, आपको जो कुछ भी बातें करनी है हम बाद में कभी बात कर लेंगे, अभी आप जाए नहीं तो आप लेट हो जाएंगी, उसके बाद धीरे से और मेरी कब्र खुद जाएगी। आर्यन कैसे भी करके सोना और सिद्धार्थ को भागना चाहता था, क्योंकि वह सिद्धार्थ की घूरती नज़रों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वही सोना आर्यन की बातें सुनकर तुरंत ही अपने सर को हिलाती है और सिद्धार्थ के हाथों को पकड़ती है और फिर वह सिद्धार्थ की बाजू को खींचते हुए बोली, चले। सोना की इस बात को सुनकर सिद्धार्थ सोने की तरफ देखकर गहरी सांस लेता है और फिर वह उसे उसकी कमर से थमते हुए उसे लेकर बाहर जाते हुए आर्यन को धमकाने भरी टोन में बोला, बच्चों का ख्याल रखना, अगर उन्हें जरा सा खरोंच भी आई तो तुम भूल जाना कि कल की सुबह तुम देख पाओगे। इतना कहकर सिद्धांत बिना आर्यन की बात सुने महल से बाहर निकल जाता है। वहीं आर्यन अपना मुंह खोले बस सिद्धार्थ को जाता हुआ देखता रह जाता है। इधर सिद्धार्थ महल से बाहर आता है, उसकी कार पहले से ही रेडी थी। सिद्धार्थ के बाहर आते ही ड्राइवर तुरंत कार का डोर ओपन करता है, जिसके बाद सिद्धार्थ सोना को कर के अंदर बैठाता है और फिर वह खुद ही झुककर सोना के गाउन को समेट करके अंदर करता है। सोना को अच्छी तरह से बैठने के बाद सिद्धार्थ धीरे से कर का डोर बंद करता है और फिर वो कार की दूसरी तरफ चला जाता है। सिद्धार्थ खुद ही कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है। उसके बैठने के बाद ड्राइवर भी तुरंत अपनी सीट पर बैठता है और कार अपनी मंजिल के ओर बढ़ जाती है। कार में बैठे हुए सिद्धार्थ सोने के छोटे से हाथों को अपने हाथों में लिए हुए अपने अंगूठे से उसके हाथों को धीरे धीरे रब कर रहा था। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ की कार उसके मंजिल पर पहुंच जाती है। कार पार्टी वेन्यू पर आते ही रुकती है। ड्राइवर तुरंत कार से बाहर आता है और फिर सिद्धार्थ के लिए कार का डोर ओपन करता है। सिद्धार्थ कार से बाहर आता है और फिर वो अपने टैक्सीडो के कॉलर को सही करने हुए दूसरी तरफ जाकर सोना के लिए कार का डोर ओपन करता है और सोना के हाथों को थामे हुए उसे कार से बाहर आने में मदद करता है। इस पार्टी में रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। सिद्धार्थ की कार आते ही बाहर जो भी रिपोर्टर खड़े थे वह सभी तुरंत ही सिद्धार्थ को घेरना और सवाल करना शुरू कर देते हैं। कैमरे की लाइटिंग तुरंत ही सिद्धार्थ और सोना पर फ्लैश होने लगते हैं। धीरे धीरे बहुत से रिपोर्टर्स वहां खड़े हो जाते हैं और पूरी तरह से सिद्धांत और सोना को घेर लेते हैं। वही सोना जब इतने सारे रिपोर्टर्स को अपने आसपास दिखती है तो वही एकदम से डरते हुए सिद्धार्थ के बाजू को कसकर पकड़ लेती है और अपने छोटे से चेहरे को भी सिद्धार्थ के सीने में घुसाने लगती है। वही सिद्धार्थ जब देखता है कि सोना उन लोगों की वजह से डर रही है तो वह अपनी तीखी नज़र हर तरफ घूमता है और अपने साथ आए हुए गार्ड्स की तरफ इशारा करता ही है। सिद्धार्थ की आंखों का इशारा तुरंत समझते हुए सारे गार्ड जल्दी से उन दोनों को कवर करने लगते हैं और वो उन सारे रिपोर्टर्स उन दोनों से दूर करने लगते हैं। वही सिद्धार्थ उन सभी रिपोर्टर्स को घूर रहा था, क्योंकि उन सभी की वजह से ही सोना इतनी ज़्यादा डर गई थी। सिद्धार्थ सोना को उसकी कमर से थामे हुए उसे लेकर अंदर जा रहा था, साथ ही वह उसकी पीठ को भी रब कर रहा था ताकि सोना थोड़ा सा रिलैक्स कर पाए। वही सोना ने अब भी उसके बाजू को कसकर पकड़ रखा था और वह अपनी घबराई नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी, जिसे देखते हुए सिद्धार्थ धीरे से उसके सर पर अपना हाथ फेरता है। इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहता था, बस इसीलिए मैं तुम्हें दुनिया की नज़रों से दूर रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा सेंसिटिव हो, पर तुम मेरी एक बात नहीं सुनते हो। अब डर रही हो ना, रिलैक्स हो जाओ, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ओके चलो अब अंदर चलकर तुम्हारी पार्टी एंजॉय करते हैं। सिद्धार्थ सोना को लेकर जैसे ही पार्टी हॉल में एंटर करता है, पार्टी हॉल में मौजूद सभी की नज़रें सिद्धार्थ और सोने की तरफ चली जाती हैं। सिद्धार्थ ने सोना और उसकी कमर से थाम रखा था, वही सोना ने भी सिद्धार्थ की बाजू को पकड़ रखा था। दोनों ही एक साथ हॉल में एंटर करते हैं। सबकी नज़रें सिद्धार्थ और सोना पर ही टिकी हुई थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ इस पार्टी में आएगा। सिद्धार्थ इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कि वहां मौजूद सभी की नज़र उसे पर ही टिकी हुई थी।
लड़कियां तो लड़कियां, यहाँ तक कि लड़के भी सिद्धार्थ को ही घूरे जा रहे थे। वही उसके बगल में सोना, उसका छोटा सा मासूम से चेहरा सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। सभी की नजरें उन दोनों के ऊपर ही टिकी थी। दोनों ही इस समय मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। वही सोना अपनी बड़ी बड़ी नीली गहरी आंखों से हर तरफ देख रही थी। मौजूद वहां सभी आदमियों की तरफ सोना की नजर जाती है। परी हॉल के अंदर इतना ज्यादा भीड़ देखकर सोना तुरंत अपने सर को घुमा के सिद्धार्थ की तरफ देखती है। वही सिद्धार्थ भी जान रहा था कि सोना के दिमाग इस समय क्या चल रहा है, और वह बस सोने के कमर पर धीरे से अपने हाथों को रब करता है, जैसे वह सोना को रिलैक्स होने को कह रहा हो, और वह उसके साथ है। सोना सिद्धार्थ के ऐसा करने पर बिल्कुल शांत हो जाती है, और फिर वह उसकी तरफ देखने लगती है। इसके बाद सिद्धार्थ सोना को लेकर अंदर आता है। यहाँ पर मौजूद जितने भी रिपोर्टर्स थे उन सभी को पार्टी हॉल से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई उसकी और सोना की पिक्चर्स क्लिक करे। इसलिए उसने अपने गार्ड से कहकर सारे रिपोर्टर्स को पहले से ही यहाँ से निकलवा दिया था। सिद्धार्थ को वहां मौजूद देख पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के चेहरे की स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह तुरंत आगे बढ़कर सिद्धार्थ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सिद्धार्थ अपनी तीखी नज़रों से सामने खड़े उस आदमी की तरफ देखता है। वह आदमी यही 40 से 45 उम्र का रहा होगा। उसके सर पर बाल नहीं थे और उसका पेट काफी ज्यादा बाहर निकला हुआ था। चेहरा पूरा गोल मटोल फुला हुआ था और उसके चेहरे पर इस समय एक बड़ी सी स्माइल थी। उस आदमी की तरफ देखते हुए सिद्धार्थ की आंखें जहां तीखी थी, वही सोना बहुत ही क्यूरोस होकर उस आदमी की तरफ देख रही थी। वह आदमी बिल्कुल लाफिंग बुद्धा की तरह लग रहा था और उसकी तरफ देखते हुए सोना के चेहरे की एक्सप्रेशन एकदम से बदल चुके थे, और वो तुरंत अपने सर को घुमा एक बार फिर से सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है। एपिसोड 83 सोना और सिद्धार्थ का डांस। अब तक सिद्धार्थ सोना को लेकर अंदर आता है। यहाँ पर मौजूद जितने भी रिपोर्टर्स थे उन सभी को पार्टी हॉल से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई उसकी और सोना की पिक्चर्स क्लिक करे। इसलिए उसने अपने गार्ड से कहकर सारे रिपोर्टर्स को पहले से ही यहाँ से निकलवा दिया था। सिद्धार्थ को वहां मौजूद देख पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के चेहरे की स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह तुरंत आगे बढ़कर सिद्धार्थ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सिद्धार्थ अपनी तीखी नज़रों से सामने खड़े उस आदमी की तरफ देखता है। वह आदमी यही 40 से 45 उम्र का रहा होगा। उसके सर पर बाल नहीं थे और उसका पेट काफी ज्यादा बाहर निकला हुआ था। चेहरा पूरा गोल मटोल फुला हुआ था और उसके चेहरे पर इस समय एक बड़ी सी स्माइल थी। उस आदमी की तरफ देखते हुए सिद्धार्थ की आंखें जहां तीखी थी, वही सोना बहुत ही क्यूरोस होकर उस आदमी की तरफ देख रही थी। वह आदमी बिल्कुल लाफिंग बुद्धा की तरह लग रहा था और उसकी तरफ देखते हुए सोना के चेहरे की एक्सप्रेशन एकदम से बदल चुके थे, और वो तुरंत अपने सर को घुमा एक बार फिर से सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है। अब आगे सिद्धार्थ जब देखता है कि सोना उसकी तरफ देख रही है, तो वह अपनी है बाहें उठाते हुए इशारे से पूछता है कि वो क्या करें। तो सोना अपनी आंखों से ही उस आदमी की तरफ देखने का इशारा करती है। सिद्धार्थ तुरंत है सोना के इशारे को समझते हुए उसे आदमी को ऊपर से नीचे तक देखता है, और उसे समझते थे नहीं लगता कि समय सोना के शरारती दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए वह बस अपने सर को हिला देता है और फिर सोने के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर सक्सेना, उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपने किया है अगली बार से आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अदरवाइज इस बार जो हुआ है अगली बार वह नहीं बल्कि कुछ और होगा। सिद्धार्थ के इनडायरेक्ट धमकी को समझते मिस्टर सक्सेना को ज्यादा देर नहीं लगता। वो तुरंत है सिद्धार्थ की तरफ अपने सॉरी आंखों से देखते हैं, पर सिद्धार्थ बिना कुछ बोल ही सोना को लेकर वहां से निकल जाता है। वही मिस्टर सक्सेना तुरंत अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं। उन्हें इस समय बेहद डर लग रहा था, कहीं ये सन की पागल इंसान कुछ कर ना दे, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं था मुझे कब क्या कर दे। सिद्धार्थ सोना को लेकर टेबल के पास आता है और वह धीरे से सोना को चेयर पर बैठा देता है। चेयर पर बिठाने के बाद सिद्धार्थ वही सोने के पैरों के पास घुटनों के बाल बैठता है और वह धीरे से सोना के पैरों को पकड़कर उसकी हिल्स को उसके पैरों से निकलने लगता है। वही सोना जब सिद्धार्थ के हरकत को देखती है वो तुरंत अपने पैरों को पीछे खींचने लगती है, पर सिद्धार्थ तुरंत ही सोना को अपनी आंखें दिखाते हुए ऐसा करने से रोक लेता है और फिर वह अपनी धीमी आवाज में बोला, वाइफी रिलैक्स, हिलो मत, ये नई हिल्स नहीं है और इसकी वजह से तुम्हें हट हो सकता है, इसलिए थोड़ी देर तक तुम इसे अपने पैरों से निकाल दो। सोना जैसे ही सिद्धार्थ की बातें सुनती है
वह तुरंत ही अपने दोनों पैरों को सिद्धांत के आगे कर देती है। क्योंकि सच में नहीं हिल्स होने की वजह से उसे अपनी उंगलियों के पास हल्की चीज जलन महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर छिल चुकी है, वहां की स्किन हट चुकी है। पर वह अब तक कुछ बोल नहीं रही थी, पर सिद्धार्थ उसके बिना कुछ बोले ही उसके सारी बातें समझ जाता है। इधर सिद्धार्थ सोना के हिल्स खोल ही रहा था कि तभी एक बार फिर से पूरे हॉल में हलचल होने लगती है। सिद्धार्थ बिना पीछे पलटे अपना काम करते रहता है। वही इस समय एंट्रेंस पर रॉयल ब्लू कलर के टक्सीडो सूट में, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए, पैरों में शूज और बालों को बहुत ही एलिगेंट में सेट किए हुए, हाथों में लिमिटेड एडिशन डायमंड की वॉच जो कि इस समय उसे बहुत ही रॉयल लुक दे रहे थे। आरिश अपने हाथों को अपने पेट के पॉकेट में डाले हुए खड़ा था। गॉगल्स के अंदर से ही उसकी नज़र जैसे किसी को तलाश रही थी, और उसकी तलाश एक पल में ही मिट जाती है जब उसकी नज़र से दूर बैठे सोना पर चली जाती है। वही उसके पैरों के पास बैठे सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए और इसकी हरी आंखें एकदम से तीखी हो जाती है। वह एक बार फिर से अपनी नज़र हर तरफ घूमता है जैसे वह और भी किसी को ढूंढ रहा हो, पर पूरे हॉल में उसे सिवाय सिद्धार्थ और सोना के कोई नज़र नहीं आता, जिससे आरिश समझ जाता है कि सिद्धार्थ बच्चों को लेकर नहीं आया है। आरिश अब अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लिए हाल के अंदर आता है। पार्टी हॉल में मौजूद सभी को आज झटके पर झटका लग रहे थे। पहले सिद्धार्थ का इस पार्टी में आना और अब आरिश का भी इस बारे में आना, ये दोनों शख्स ऐसे थे जो किसी की पार्टी अटेंड करना इन्हें गवारा नहीं था। वह आज इस जश्न में शामिल हुए थे। क्या आज कुछ यहाँ होने वाला था, क्योंकि दोनों एक से शख्सियत एक ही पार्टी हाल में मौजूद है, और एक शख्सियत के लोग एक हाल में मौजूद हो और वहाँ कुछ हो ना, ये हो ही नहीं सकता। जितना उन सब को डर लग रहा था उतना ही उन सब की आंखों में एक चमक भी थी कि शायद उन्हें यहाँ से एक नई रोशनी मिल जाए, शायद इस पार्टी से ही उनकी किस्मत खुल जाए। सभी अब अपनी चमकती आंखों से आरिश और सिद्धार्थ की तरफ देख रहे थे। वही आरिश जिसे अब तक अपने आंखों से गॉगल्स नहीं हटाया था, वह एकटक सिद्धार्थ और सोना को ही देखे जा रहा था। जिस तरह से सिद्धार्थ सोना की केयर कर रहा था, ये देखकर उसके दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। आज तक जो केयर आर्या डिजर्व करती थी वो उसने कभी उसे दिया ही नहीं, और आज जब कोई और उसके केयर कर रहा है तो यह उससे देखा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके केयर से लेकर उसके हर खुशी हर गम में सिर्फ और सिर्फ वो रहना चाहता था। वह किसी को भी अपनी जगह एक पल को भी देना नहीं चाहता था। पर आज उसकी जिंदगी उसे मोड़ पर खड़ी थी कि ना चाहते हुए भी उसे सिद्धार्थ को वह हक देना पड़ रहा था जो हक उसका था। आरिश पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका था कि इस समय सिद्धार्थ के साथ जो लड़की है वह उसकी आर्या ही है, क्योंकि उसका दिल आरिथा के मामले में कभी गलत नहीं बोल सकता था। अगर ये लड़की सोना होती तो आरिश कभी भी उसके करीब अट्रैक्ट नहीं होता। उसकी आंखें बिल्कुल आर्या की तरह ही प्योर थी, एकदम समुद्र की तरह गहरी और शांत। आरिश अपने कदम अब उन दोनों की तरफ बढ़ा देता है, पर उससे पहले ही एक बिजनेसमैन जाकर आरिश का रास्ता रोकते हुए खुशी से अपने हाथों को आगे बढ़ता है ताकि आरिश उसके साथ हाथ मिला सके। पर इससे आरिश की नज़रें तीखी हो जाती है और वो अपनी आंखों पर पहने गॉगल्स को वह हटाकर अपनी गहरी हरी आंखों से उसे आदमी की तरफ देखता है। वही वह आदमी जैसे ही आरिश की उन हरी गहरी आंखों में देखता है वह एकदम से 2 कदम पीछे खिसक जाता है। आरिश की आंखें इस समय इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि उसका बस चलता है तो वह अभी इसी समय अपनी आंखों से ही उस आदमी का खून कर देता। वही इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाला बिजनेसमैन, उसने आज ये पार्टी अपने सक्सेस और अपने न्यू प्रोजेक्ट की खुशी में रखा था। वह जब आरिश और सिद्धार्थ दोनों को ही अपने पार्टी में मौजूद देखता है तो वह तुरंत ही स्टेज पर जाते हैं और माइक लेकर खुशी से अनाउंस करते हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की शाम को खास बनाने के लिए यहाँ तो खास मेहमान मौजूद है, मिस्टर आर्यन एंड मिस्टर सिंघानिया। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मिस्टर आर्यन और मिस्टर सिंघानिया इस पार्टी में आएंगे, पर उन दोनों ने इस पार्टी को अटेंड करके आज की शाम को और भी ज़्यादा खास बना चुके हैं। अपनी की यह बातें सबकी तरफ देख रहे थे और अपनी बात खत्म कर मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखने लगता है। वही जैसे ही मिस्टर सक्सेना की बात खत्म होती है, स्टेज के नीचे मौजूद सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि सच में यहाँ पर आरिश और सिद्धार्थ ने आकर इस शाम की रौनक और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब मिस्टर सक्सेना स्टेज से नीचे आते हैं और फिर वह नीचे हॉल में मौजूद सभी की तरफ देखते हुए उनमें से कुछ बिजनेसमैन के साथ बातें करने लगते हैं। वही होस्ट अब स्टेज पर खड़े होकर सबकी तरफ देख रहा था और फिर तब भी वह माइक लेकर अनाउंस करता है, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज की थीम थी कपल थीम है, तो आप सभी अपने अपने पार्टनर के साथ आए हैं, तो क्यों ना आपके पार्टनर के साथ एक खूबसूरत से गाने पर डांस हो जाए।
उस होस्ट की बात सुनकर सभी कपल से एक दूसरे की तरफ देखकर तुरंत ही रिएक्ट करते हैं और पूरे हॉल में तालियां की गड़गड़ाहट भर जाती है। तालियां की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज रही थी। वही सोना होस्ट बात सुनती है तो वो तुरंत सिद्धार्थ की तरफ अपने चमकती आंखों से सिद्धार्थ की ओर देखती है तो सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी सोने की तरफ दिखाते हुए बोला, डोंट यू डेयर टू से कि तुम्हें भी डांस करना है। यू नो वाइफी कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से आया हूँ, पर अब मैं यहाँ पर डांस नहीं करने वाला। इतना कहकर सिद्धार्थ सोना के बगल वाले चेयर पर ही बैठ जाता है। वही सोना मुंह बनाते हुए सिद्धार्थ को ही देख रही थी। सिद्धार्थ जैसे ही उसके बगल में बैठता है तुरंत उसके पास खिसकते हुए उसकी तरफ देखते हुए, प्लीज ना, हम यहाँ पर आए हो तो मेरी यह विश भी पूरी कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। सोना को इतना ज्यादा जिद्दी होता देखकर सिद्धांत को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बीवी का क्या करे। वह चाहे कुछ भी कर ले, उसकी बीवी करती वही थी जो उसके छोटे से दिमाग में आता था और सिद्धार्थ को भी उसके छोटे से दिमाग के कहे अनुसार ही चलना पड़ता था। सिद्धार्थ अब अपनी गहरी नजरें हवा में डालता है। हॉल की लाइट डीम हो चुकी थी। एक लाइट सेंटर में फोकस कर रहे थे जहां पर मिस्टर सक्सेना अपनी बीवी के साथ डांस कर रहे थे। वही आरिश जो कि इस समय अपने हाथों में ड्रिंक लिए हुए काउंटर के पास ही खड़ा था, वह अपने गहरी नजरों से सिद्धार्थ और सोना की तरह से देख रहा था जैसे वह जानता हूं कि इस समय उन दोनों के बीच क्या बातें हो रही हो। इस समय उसकी आंखों के इमोशंस बिल्कुल अलग थे। सिद्धार्थ की आंखों में जो जज्बात थे उसके बिल्कुल उलट आरिश की आंखों में थे। जहां सिद्धार्थ प्यार से सोने की तरफ देख रहा था तो वही आरिश गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देख रहा था। तभी आरिश देखता है कि सिद्धार्थ सोना के हाथों को पकड़े हुए हाल की तरफ बढ़ रहा है जहां पर इस समय सभी कपल्स डांस कर रहे थे। सिद्धार्थ सोना दोनों ही वहां पर आते हैं। अब वह फोकस लाइट जो कि कुछ देर पहले तक मिस्टर सक्सेना के ऊपर थी वह अब सिद्धार्थ और सोने के ऊपर आ जाती है। उन दोनों के ऊपर आती ही सोना तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वह फोकस लाइट सीधा उन दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी लाइटिंग इतनी ज्यादा थी कि सोना की आंखों में वह लाइट चुभ रही थी। वही सिद्धार्थ जैसे ही सोना के रिएक्शन की तरह देखता है वह तुरंत अपने गहरी नजरों से होस्ट की तरफ देखता है। वही होस्ट की नजरें उन दोनों पर ही थी क्योंकि उसने ही उसे लाइट को उन लोगों के ऊपर करवाया था। सिद्धार्थ की गहरी खतरनाक नजरों की तरफ देखते हुए वह होस्ट तुरंत है उस फोकस लाइट को उन दोनों से हटा देता है। लाइट हटाते ही सोना तुरंत ही मुस्कुराते हैं सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है। उसके बाद सिद्धार्थ सोना की कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींच लेता है। सोना भी अपने हाथों को उठाकर सिद्धार्थ के कंधे पर रख देती है। ऑल सॉन्ग चेंज होता है। एपिसोड 84 हाल तेरा ना हमसा है। अब वह फोकस लाइट जो कि कुछ देर पहले तक मिस्टर सक्सेना के ऊपर थी वह अब सिद्धार्थ और सोने के ऊपर आ जाती है। उन दोनों के ऊपर आती ही सोना तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वह फोकस लाइट सीधा उन दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी लाइटिंग इतनी ज्यादा थी कि सोना की आंखों में वह लाइट चुभ रही थी। वही सिद्धार्थ जैसे ही सोना के रिएक्शन की तरह देखता है वह तुरंत अपने गहरी नजरों से होस्ट की तरफ देखता है। वही होस्ट की नजरें उन दोनों पर ही थी क्योंकि उसने ही उसे लाइट को उन लोगों के ऊपर करवाया था। सिद्धार्थ की गहरी खतरनाक नजरों की तरफ देखते हुए वह होस्ट तुरंत है उस फोकस लाइट को उन दोनों से हटा देता है। लाइट हटाते ही सोना तुरंत ही मुस्कुराते हैं सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है। उसके बाद सिद्धार्थ सोना की कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींच लेता है। सोना भी अपने हाथों को उठाकर सिद्धार्थ के कंधे पर रख देती है। ऑल सॉन्ग चेंज होता है। अब आगे ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती तुमसे ही। जैसे ही गाने के लिरिक्स सोना और सिद्धार्थ के कान में पड़ते हैं दोनों के ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सिद्धार्थ अब सोने की कमर को पकड़े हुए धीरे से सोना करीब करता है और धीरे धीरे डांस करना स्टार्ट कर देता है। वही सोना भी सिद्धार्थ का पूरा साथ दे रही थी। वह सिद्धार्थ के कदम से कदम को मिला रही थी। हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है तुमसे ही, ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। सिद्धार्थ अचानक ही सोना को घुमाते हुए एकदम से उसे अपने सीने से लगा लेता है। अब सिद्धार्थ का सीन सोना के साथ से पीठ से लगी हुई थी। सिद्धार्थ सोना की तरफ झुकता है और अपने हाथ से सोने के सारे बाल को एक तरफ कर देता है और अपना चेहरा वह सोने के कंधे पर टिका देता। सोना के इतने करीब होने की वजह से सिद्धार्थ की गर्म सांसें सीधा सोने के गर्दन से जाकर टकरा रही थी।
जिससे सोने की आंखें बंद हो गई थी। सोना के छोटे छोटे हाथ सिद्धार्थ के उस हाथ पर थे जो इस समय उसके पेट पर लिपटे हुए थे। आंखों में आंखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा ना मुझमें कुछ रहा। हुआ क्या, बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया। हुआ क्या। सिद्धार्थ सोना के साथ उसे गाने के लिरिक्स थिरकते हुए अपने होठों को उसके कंधे पर रख देता है, जिसे महसूस करते ही सोना एकदम से सिहर उठती है और धीरे से अपनी एक हाथ को पीछे करके अपने कोने से सिद्धार्थ को मारती है, जिससे सिद्धांत जोर से हंस पड़ता है। पर उसकी हंसी इतना ही जोर से थी कि सिर्फ सोना ही सुन पाती है। वही सोना के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे कि उसे शर्म भी आ रही थी और गुस्सा भी। मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही, तुमसे ही। शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही, तुमसे ही। सिद्धार्थ धीरे से सोना के कानों की तरफ झुकता है और फिर वह अपनी गर्म सांस उसके कानों में छोड़ते हुए अपनी धीमी से सांसों भरी आवाज में बोला, तुम मुझे पागल बना रही हो वाइफी। तुम्हारी ये खूबसूरती मेरा दिल जला रही है, कहीं किसी और को भी ना चला दे। सिद्धार्थ अपनी बातें कहते हुए धीरे से सोने के कानों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे सोना सिहरते हुए सिद्धार्थ के चेहरे से अपने चेहरे को दूर कर लेती है और फिर वह अपने गर्दन को टेढ़ा करके सिद्धार्थ की तरफ घूर कर देखते हुए उसे अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें दिखाती है, जैसे वो सिद्धार्थ को डराने की कोशिश कर रही हो। आधा सा वादा कभी, आधे से ज्यादा कभी, जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का, छोड़े ना छूटे कभी, तोड़े ना टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया। वफा का, मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ, तुमसे ही, तुमसे ही। रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती है, तुमसे ही, तुमसे ही। सोना की उन गहरी आंखों में देखते हुए सिद्धार्थ सोना को एक स्माइल पास कर देता है और फिर वह उसे अपने करीब करते हुए उसे टन करता है। अब सोने का छोटा सा चेहरा सिद्धांत के हैंडसम से चेहरे के सामने था और वह दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। और कब सोना के हाथ सिद्धार्थ के कंधे से हटकर सिद्धार्थ के गले में लिपट जाते हैं, इस बात का एहसास सोना को भी नहीं होता है। दोनों है इस समय दुनिया जहां से गुम अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। ना तो सिद्धार्थ को अपने आसपास के लोगों से मतलब था और ना ही इस समय सोना को अपने आसपास के लोगों से मतलब था। उसे अगर किसी से मतलब था तो वह था सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ। ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। गाना खत्म होते ही सिद्धार्थ सोना को अपने गले से लगा लेता है। वही सोना भी अपने दोनों हाथों पर सिद्धार्थ की कमर में लपेटे हुए अपने छोटे से चेहरे को सिद्धार्थ के सीने पर टिका देती है। उसके चेहरे पर उसकी खुशी साफ साफ नजर आ रही थी। वही दूर खड़ा आरिश जो कि कब से इस नज़ारे को देख रहा था, उसकी आंखें अब नम होने लगी थी। एक वक्त था जब वह आर्या के सामने किसी के इतने करीब गया था और एक आज का वक्त है जब उसके सामने उसकी आर्या किसी और की इतनी करीब चली गई थी और वह बस बेबसी से उसकी तरफ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। गाना खत्म होते हैं हॉल में एक बार फिर से तेज तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंज उठती है और उन तालियां की आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ और सोना जैसे अपने सपने की दुनिया से बाहर आते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपने आसपास देखने लगे। तभी गाना एक बार फिर से चेंज होता है, पर इस बार सिद्धार्थ और डांस करने से मना कर देता है। इसके बाद सोना भी कुछ नहीं कहती है और फिर वह भी सिद्धार्थ के साथ आकर वापस से अपने चेयर पर बैठ जाती है और फिर सामने लोगों को डांस करता हुआ देखती रहती है। आरिश की आंखों के जज्बात तो वह बयान भी नहीं कर पा रहा था। जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वह उसकी आंखों के सामने हकीकत में हो रहा था और अपनी खुली आंखों से उसे हकीकत को देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सोना की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में नमी छाई हुई थी। उसकी आंखों में इस समय सिर्फ और सिर्फ बेबसी नजर आ रही थी। बैकग्राउंड म्यूजिक, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। आरिश की नज़र इस समय सोना के ऊपर ही टिकी हुई थी। वही सोना चेहरे पर इस समय बहुत ही प्यार से स्माइल थी और वह समय सामने चल रहे हैं, पार्टी को एंजॉय कर रही थी। जाने किसकी हमें लग गई है नज़र, इस शहर में ना अपना ठिकाना रहा, दूर चाहत से मैं अपनी चलता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। सोने के चेहरे के स्माइल देखते हुए आरिश के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है। आरिश इस स्माइल की वजह कोई और बन रहा था। कभी वह स्माइल उसकी वजह से आया करते थे, पर एक वक्त ऐसा भी था जब उसने इस छोटे से मासूम से चेहरे के हर खुशी छीन ली थी।
अब सिवाय ये ख्वाहिश करने की कि एक वक्त फिर आएगा जब ये स्माइल सिर्फ उसकी वजह से सोना के चेहरे पर आएंगी। ये भी बस एक ख्वाहिश ही थी जो आरिश का दिल इस समय बुन रहा था। दर्द पहले से है ज्यादा, खुद से फिर ये वादा, खामोश नजरें रहे बेजुबान, अब ना पहले सी बातें हैं, बोलूं तो लब थरथराते हैं, राज ये दिल का ना हो बयां, हो गया कि असर कोई हम पे नहीं, हम सफर में तो है हम सफर है नहीं। आरिश के पास वह अल्फाज नहीं थे जिससे वह अपने दर्द को पाया कर पाए। अब तो आर्या के सामने कुछ कहने भर से भी उसके लफ्ज काम पर जाते थे। उसके दिल में छुपे दर्द सिर्फ उसके तक सीमित ही रह गई थी। ना वह अपने दर्द को किसी के साथ बांट पा रहा था और ना ही वह अपने अकेलेपन में किसी को अपना साथी बन पा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था सब कुछ उसके मुट्ठी से रेत की तरह फिसलते जा रहे थे। आरिश अपने दर्द भरी नजरों से कभी सिद्धार्थ तो कभी सोना की तरफ देख रहा था। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी और इसका कारण वह खुद था, पर वह अपनी जिंदगी को वापस उसे मोड़ पर लाना चाहता था जिस मोड़ से उसने सब कुछ गलत किया था और सब कुछ खत्म किया था। आरिश एक बार फिर वही समय लाना चाहता था जहां पर आर्या सिर्फ और सिर्फ उसकी थी। पर क्या ये मुमकिन था? ये सवाल भी आरिश के जहन में था। सोना को हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर आरिश एक बात तो समझ चुका था कि सोना की यादों से वह मिट चुका है। सोना ने सिर्फ उसे अपनी जिंदगी से ही नहीं बल्कि उसे अपनी यादों से भी दूर कर दिया था। एक खुशी जो पहली बार सोने को अपनी नज़रों के सामने इतने सालों बाद देखकर उसे हुई थी। इस समय उसकी आंखों में एक दुख भी था जहां पर सोना को किसी और के साथ देख हो रहा था। दूर जाता रहा, पास आता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। एक वह वक्त था जब वह खुद आर्या से दूर भागता था क्योंकि उसकी जिंदगी में नैना थी, और एक ये वक्त आया था जब वह उसके पास होकर भी वह उसके पास नहीं था। और आज वह सारे पल सिर्फ और सिर्फ उसके ख्वाब बनकर ही रह गए थे जो वह कभी आर्या के साथ जीना चाहता था। आया वो फिर नजर ऐसे, बात छिड़ने लगी फिर से, आंखों में चुभता कल का धुआं, हाल तेरा ना हमसा है, इस खुशी में क्यों गमसा है, बसने लगा क्यों फिर वो जहां दूर जिससे गए थे निकल, फिर से आंखों में करती है जैसे पहल। आज अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर अतीत अपना पन्ना फिर से खोल रहा था। एक बार फिर से बातें छिड़ रही थी, एक बार फिर से कल का धुआं उसकी आंखों के सामने अंधेरा करने लगा था। सोना जो कि नई जिंदगी की शुरुआत भी कर चुकी थी, और इधर आरिश जो कि उस अंधेरे से ही अब तक निकल नहीं पाया था। आज भी उसका अतीत उसे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही पहुंचाया करते थे, और शायद आरिश को पूरी जिंदगी इसका अफसोस रहने वाला था। आज भी आरिश का गिल्ट उसे उस अंधेरे से बाहर नहीं आने दे रही थी। लम्हा बीता हुआ, दिल दुखाता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा, जाने किसकी हमें लग गई है नजर, इस शहर में ना अपना ठिकाना रहा, दूर चाहत से मैं अपनी चलता रहा, बुझ गई आग थी दाग जलता रहा। आरिश अब और अपनी नज़र के सामने आर्या को किसी और के साथ नहीं देख सकता, तो वह अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए सीधा पार्टी हॉल से बाहर निकल गया। इधर सिद्धार्थ सोना सारी चीजों से अनजान अपनी ही दुनिया में गुम थे। आरिश जा चुका था। आरिश के जाने की कुछ टाइम बाद सिद्धार्थ अपनी नज़र से चारों तरफ घूमता है, तभी उसकी फूड एरिया की तरफ चली जाती है। सिद्धार्थ सोना की तरफ देखता है और फिर वह उसे वहीं पर बिठाते हुए फूड एरिया की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद अपने हाथों में एक प्लेट लिए वापस सोने के पास लौटता है। सोना जैसे ही सिद्धार्थ के हाथों में खाने की प्लेट देखती है उसे तो भूख लग जाती है, तो उसमें उसके सारे फेवरेट डिशेज ही थी। उसे प्लेट में कढ़ाई पनीर, बटर नान, मशरूम मसाला और मलाई कोफ्ता था। उस प्लेट की तरफ देखते हुए तो सोने की आंखें चमक उठती है। सिद्धार्थ प्लेट सोने के सामने टेबल पर रखता है और फिर वह सोना की तरफ अपने गहरी नज़रों से देखते हैं। मैं बोला, ईट इट अप। सिद्धार्थ की बात मानते हुए सोना तुरंत ही अपने सर को हिलाते हुए अपना खाना खाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में सोना अपना पूरा खाना फिनिश कर लेती है। सोने के खाना खाने के बाद सिद्धार्थ एक नज़र पूरे हॉल में डालता है। एपिसोड 85 उसे खोना नहीं चाहता। अब तक आरिश जा चुका था। आरिश के जाने की कुछ टाइम बाद सिद्धार्थ अपनी नज़र से चारों तरफ घूमता है, तभी उसकी फूड एरिया की तरफ चली जाती है। सिद्धार्थ सोना की तरफ देखता है और फिर वह उसे वहीं पर बिठाते हुए फूड एरिया की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद अपने हाथों में एक प्लेट लिए वापस सोने के पास लौटता है। सोना जैसे ही सिद्धार्थ के हाथों में खाने की प्लेट देखती है उसे तो भूख लग जाती है,
तो उसमें उसके सारे फेवरेट डिशेज ही थी। उसे प्लेट में कढ़ाई पनीर, बटर नान, मशरूम मसाला और मलाई कोफ्ता था। उस प्लेट की तरफ देखते हुए तो सोने की आंखें चमक उठती है। सिद्धांत प्लेट सोने के सामने टेबल पर रखता है और फिर वह सोना की तरफ अपने गहरी नजरों से देखते हैं। मैं बोला, ईट इट अप। सिद्धार्थ की बात मानते हुए सोना तुरंत ही अपने सर को हिलाते हुए अपना खाना खाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में सोना अपना पूरा खाना फिनिश कर लेती है। सोने के खाना खाने के बाद सिद्धार्थ एक नज़र पूरे हॉल में डालता है। अब आगे इधर आरिश पार्टी हॉल से निकलकर सीधा आर्यन मैंशन पहुंचता है। वह आज अपने घर नहीं है तब, बल्कि वह आज अपनी मम्मी के पास आया हुआ था। आरिश जानता था कि इस समय उसकी मम्मी यहीं पर उसे मिलेगी, क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ से वापस लंदन जाना पॉसिबल नहीं था, और अगर उसके पापा चाहते तो वह जा भी सकते थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर आरिश पूरी तरह से कन्फर्म था कि उसके पापा इतनी जल्दी नहीं गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर वह एक डील की वजह से आए थे और इस बार वह नूर के साथ आए थे, तो जाहिर सी बात है वह काफ़ी टाइम के लिए यहाँ आए होंगे और इस तरह से वह अपनी डील को अधूरे में छोड़कर नहीं गए होंगे। इसलिए आरिश यहाँ आया था। आरिश की कार आर्यन मैंशन के पार्किंग में आकर रुकती है। आरिश खुद ही ड्राइव करके आया था और पार्टी में ड्रिंक करने की वजह से हल्के हल्के उसके सर पर ड्रिंक का असर भी होने लगा था, जिसकी वजह से उसकी आंखें बार बार झपक रही थी, जैसे उसे नशा हो रहा हो। आरिश अपनी कार से बाहर आता है और वह सीधा आर्यन मैंशन के अंदर अपने कदम बढ़ा देता है। आरिश जैसे ही आर्यन मैंशन के हॉल में अपने कदम रखता है, वैसे ही उसकी नज़र हॉल में ही बैठी नूर जी पर जाती है। नूर को अकेला हॉल में बैठा हुआ देखकर आरिश तुरंत उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही किसी के कदमों के एहसास को पाते ही अपने सर को उठाकर सामने की तरफ देखते तो अपने सामने आरिश को खड़िया देखकर उनके चेहरे पर हैरानी भर आती है, क्योंकि आरिश का आर्यन पैलेस आना बहुत बड़ी बात थी। आरिश कभी भी आर्यन पैलेस में अपने कदम नहीं रखता था, और अगर वह कभी यहाँ आता भी था तो बहुत ही इमरजेंसी में, तो फिर आज आरिश पर यहाँ क्यों आया था। नूर जी अभी उसे तरफ देख रही थी कि तभी आरिश भागता हुआ आता है और वह सीधा नूर के सामने अपने घुटनों के बल बैठते हुए तुरंत उनके हाथों को थाम लेता है। वही आरिश के हरकत से नूर हैरानी से आरिश की तरफ देखने लगती है। पहले तो आरिश का यहाँ आना, उसके बाद सीधा उनके पास आना, ये बहुत ही हैरानी वाली बात थी, क्योंकि यहाँ पर आरिश आता भी था तो बस सीधा अपने कमरे में जाता था, पर आज ऐसा नहीं था। अपने बेटे की तरफ देखते हुए नूर जी की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि आज जिस हालात में उन्हें यहाँ पर लाया गया था, उन्हें अब तक नहीं बताया गया था कि यहाँ पर लाने की वजह क्या थी। नूर जी ने कितनी ही बार रेयान जी से इस बारे में सवाल किया था, पर हर बार रेयान जी का बस गुस्से वाला लुक ही उनके सामने आता था, जिसकी वजह से उन्होंने भी यह उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी भी उन्हें सच पता चलेगा। पर आरिश को यहाँ पर देखकर वह काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई थी। अपनी नम आंखों से आरिश की तरफ देखते हुए सवाल करती है, आरिश बेटे क्या बात है। अपनी माँ के सवाल को सुनने के बाद भी आरिश कोई जवाब नहीं देता, उल्टा वो अपने नम आंखों से अपनी माँ की तरफ देखता है, और आरिश की आंखों में आज नमी देखकर नूर जी का कलेजा फटा जा रहा था, क्योंकि आरिश ऐसा इंसान था जिसकी आंखों में आंसू आना काफ़ी मुश्किल था। वो कभी भी अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करता था, फिर आज उसकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या थी। नूर जी को अब अंदर ही अंदर आरिश की आंसू झकझोर रहे थे। वो तुरंत ही अपने हाथों को आरिश की पकड़ से छुड़ाती है और आरिश के चेहरे को अपने हथेलियां में थमते हुए आरिश के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है बेटा, कम से कम तुम अपनी माँ को तो बताओ। जब तक तुम बताओगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि आखिर मेरा बेटा किस तकलीफ से गुजर रहा है। क्यों तुम अपनी तकलीफ़ों को अपने अंदर ही दफना करके खुद को मारती जा रही हो। मुझसे बातें शेयर करो, मुझे कहो कि आखिर ऐसे भी क्या बात है जो तुम्हें इस कदर से तोड़े जा रही है। बोलो बेटा क्या बात है। नूर जी बहुत ही शांति से आरिश से सवाल करती है, पर आरिश नूर जैसे कुछ कहने की जगह एकदम से आगे बढ़कर उनसे लिप जाता है। आज आरिश की हरकतें नूर जी को तकलीफ दे रही थी। जिस तरह से आरिश था उससे ऐसा रिएक्शन आना ये काफ़ी ज़्यादा रेयर था। नूर जी एकदम से आरिश के सर पर हाथ फेरते हुए दोबारा से कुछ सवाल करने को होती है, तभी आरिश की धीमी आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, जिससे वह खामोश से हो जाती है। आई एम सॉरी मम्मा, मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ अपनी गलती को, मैं इस गलती की हर सज़ा को मंजूर करता हूँ, पर मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहता। मैंने पहले ही अपनी बीवी को खो दिया है, अब आप लोगों को खो दूंगा तो कैसे जीऊँगा मैं। बस आप लोगों को खोना नहीं चाहता था, इसलिए कभी मैं नहीं सच्चाई को बाहर नहीं आने दिया, पर आज मैं सच्चाई को खुद आपको बताना चाहता हूँ।
मैं मानता हूँ कि मैं बहुत गलत किया, मुझे मेरी बटरफ्लाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उसके भरोसे को तोड़ा है, मैंने उसकी उम्मीदों को तोड़ा है, यहाँ तक कि मैंने उसे भी तोड़ दिया है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना मम्मा कि वह मुझे सजा देने की जगह मुझसे ही मुंह मोड़ ले। उसने एक बार भी मुझसे बातें करने की कोशिश नहीं की, उसने एक बार भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। मैं मानता हूँ कि मैं उसके हर एक कोशिश को नाकाम किया है, पर जिस तरह से वह मुझे अपना प्यार दिखाने की कोशिश किया करती थी, उसने कभी मुझे वह सच बताने की कोशिश की होती तो आज हालात इतने ज़्यादा नहीं बिगड़ते मम्मा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उसने सच बताने की कोशिश नहीं की, उसने बताने की कोशिश की थी। पर क्यों मेरे गुस्से के आगे हार गई? वह जानती थी ना कि मेरा गुस्सा है इतना खराब है। फिर भी क्यों उसने मुझे कंट्रोल नहीं किया? फिर भी क्यों उसने मेरे आगे खुद को कमज़ोर पड़ने दिया? क्यों उसने ऐसा दिखाया कि हाँ वही गुनहगार है? क्यों उसने शुरू में ही मुझे 2 थप्पड़ लगाकर यह नहीं बताया कि वह गलत नहीं है? क्यों मम्मा क्यों? आज वह मेरी आंखों के सामने किसी और की है। पर कैसे इस बात को हम बर्दाश्त करें? वह मेरी है मम्मा, वह सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं उसे कभी किसी के पास नहीं देख सकता, और आज भी मैं उसे किसी के साथ नहीं देख सकता हूँ। आरिश की एक भी बात नूर को समझ नहीं आ रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आरिश क्या उन्हें कहने की कोशिश कर रहा है, क्या उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है, और आज कौन किसके साथ है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नूर जी आरिश की तरफ कंफ्यूजन भरी नज़रों से देख रही थी, पर उनके बेटे की जो हालत थी वह उनसे देखी नहीं जा रही थी। वह प्यार से आरिश के सर पर हाथ फेरते हुए उसके चेहरे को अपनी गोद से हटती है, और वह हथेलियां में उसके चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, साफ साफ कहो बच्चे, बात क्या है? क्यों अपने मम्मा को इस तरह से उलझाकर उन्हें और तकलीफ दे रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ की बात सुनने के बाद आरिश अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट लिए अपनी आंखें कसकर बंद करता है, और इसी के साथ उसके आंखों में ठहरे आंसू उसके गालों के सहारे बाहर आ जाते हैं। आरिश अपनी माँ की तरफ देखता है, और वह सब कुछ बताना शुरू कर देता है। जब से वो आर्या से मिला था, और जहाँ वो आर्या से जुदा हुआ था, सारी बातें जो कि नूर खामोशी से सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू उभर आए थे। वह आंसू भर नज़रों से अपने बेटे की तरफ देख रही थी। कैसे यकीन कर ले कि उनके बेटे ने ऐसा किया है? जो चीज़ उनके पति एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वही चीज़ आज वह भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि आरिश और उनके पति के बीच क्या बातें हुई है, जिसके बाद से रेयान जी इतनी ज़्यादा गुस्से में है। पर अभी आरिश बात को सुनने के बाद उन्हें अपने बेटे की तरफ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजनबी को देख रही हो, क्योंकि उन्हें सपने में भी इस बात पर यकीन होना मुश्किल था कि आरिश ऐसा कर सकता है। पर आरिश ऐसा कर चुका था, और यह सबसे हैरानी वाली बात थी उनके लिए। वह अपनी आंसू से भरी लाल नज़रों से आरिश की तरफ देख रही थी। वही आरिश भी अपनी आंसू भरी नज़रों से अपनी माँ की तरफ देख रहा था। दोनों के ही चेहरे पर दर्द नजर आ रहे थे, पर आरिश के चेहरे पर उसे दर्द के साथ साथ एक पछतावा भी नजर आ रहा था। नन एकदम से अपनी जगह से खड़ी होती है, और वह वहां से जाने लगती है। वही जब आरिश देखता है कि उसकी माँ भी उसे इस तरह से छोड़कर जा रही है, तो वह एकदम से अपनी जगह से उठता है, और वह तुरंत ही अपनी माँ के हाथों को पकड़कर उनके सामने अपने घुटनों के बाल बैठते हुए अपने सर को उठाकर उनकी तरफ देखता है, और फिर वह अपनी सर को नामे हिलाते हुए अपने आंसू भरी नज़रों से अपने कांपते हुए आवाज में बोला, प्लीज़ मम्मा, आप तो कम से कम मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं मान रहा हूँ मैंने गलती की है, पर माँ वह सिर्फ एक गलत फहमी थी, और इसमें पूरी तरह से मैं भी गलत नहीं हूँ मम्मा। मैंने बस उसी पर यकीन किया जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, और भला मैं अपनी आंखों देखी चीज़ को कैसे झूठ लाता, और सारे सबूत भी तो उसे ही गुनहगार ठहरा रहे थे ना। फिर कैसे मैं उस समय उस पर यकीन कर लेता मम्मा? अगर मेरी आप जगह होती तो आप क्या करती? आप मानती उसकी बातों को? आप यकीन करती कभी बटरफ्लाई पर? मैं भी नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ कि मैं वहाँ पर गलत था, मुझे उस पर यकीन करना चाहिए था, पर मैं अपने गुस्से के आगे अंधा हो चुका था। नहीं दिखा मुझे अपने गुस्से के आगे कभी भी उसकी मासूमियत, नहीं दिखी मुझे अपने गुस्से के आगे उसकी सच्चाई, नहीं देख पाया मैं अपने गुस्से के आगे उसके दर्द को। बस अपने गुस्से में उसकी जिंदगी को तबाह करता चला गया, और जब तक मुझे समझ में आई तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। मैं कैसे संभालता उस चीज़ को? मैं गया था उसके पास, मैं गया था उसके पास मम्मा। मैं माफ़ी मांगने गया था, पर उसने मेरी बात बिना सुने ही खुद को हम सब से दूर करने का फैसला कर बैठी थी। नहीं सुनी उसने मेरी एक भी बात, नहीं दिया उसने मुझे एक भी मौका, नहीं दिया उसने मुझे मेरी गलतियों की सजा।
बस चुपचाप खामोशी के साथ हम सब से हमेशा के लिए दूर चले गई। पर माँ, वो हम सब सबसे दूर नहीं गई हैं। वह आज भी हम सबके बीच ही हैं। बस हमने उम्मीद छोड़ दी थी, हमने उसे वापस देखने की इच्छा को खुद में ही दबा लिया था। हमने उसे सिर्फ वही ढूंढा जहां उसे आखिरी बार देखा था। पर वह लौटी है मम्मा, किसी और की अमानत बनकर। वह लौटी है आज किसी की जान बनकर, पर इस बार फिर मैं उसे खोना नहीं चाहता। एपिसोड 86। मैं एक बार फिर उसे नहीं खो सकता। अब तक नहीं देख पाया मैं अपने गुस्से के आगे उसके दर्द को। बस अपने गुस्से में उसकी जिंदगी को तबाह करता चला गया। और जब तक मुझे समझ में आई तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। मैं कैसे संभालता उस चीज को। मैं गया था उसके पास, मैं गया था उसके पास मम्मा। मैं माफी मांगने गया था, पर उसने मेरी बात बिना सुने ही खुद को हम सब से दूर करने का फैसला कर बैठी थी। नहीं सुनी उसने मेरी एक भी बात। नहीं दिया उसने मुझे एक भी मौका। नहीं दिया उसने मुझे मेरी गलतियों की सजा। बस चुपचाप खामोशी के साथ हम सब से हमेशा के लिए दूर चले गई। पर माँ, वो हम सब सबसे दूर नहीं गई हैं। वह आज भी हम सब के बीच ही हैं। बस हमने उम्मीद छोड़ दी थी, हमने उसे वापस देखने की इच्छा को खुद में ही दबा लिया था। हमने उसे सिर्फ वही ढूंढा जहां उसे आखिरी बार देखा था। पर वह लौटी है मम्मा, किसी और की अमानत बनकर। वह लौटी है आज किसी की जान बनकर, पर इस बार फिर मैं उसे खोना नहीं चाहता। अब आगे। नूर बिल्कुल खामोशी से आरिश को देख रही थी। आरिश की हर एक बात उनके कानों में जा रही थी। और आरिश के हर एक बात में एक बार फिर से उसका जुनून नजर आ रहा था। नूर जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे को समझाए तो समझाएं कैसे। नूर जी अपनी नम आंखों से आरिश की तरफ देखती हैं, और फिर वह धीरे से अपने हाथों को आरिश के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आरिश हमारा हाथ छोड़ो, तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है। अनजाने में ही सही, पर तुमने जो कुछ भी किया वह माफ़ी के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। जब तुम खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कोई तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हें माफ़ कर देगा। उस फूल से बच्ची की तुमने पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। और तुम कहते हो कि वह एक गलतफहमी थी। क्या गलतफहमियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हमारे लिए इंसानों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती? वह भी उसकी जिससे हम कभी प्यार किया करते थे। क्या तुमने कभी सोचा भी है कि उस पर क्या बीत रही होगी? उस बच्ची की आंखों में उसका प्यार दिखता था। हमने उसकी आंखों में देखा था। उस बच्चों की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार साफ साफ नजर आता था। उसने कई बार हमसे साफ साफ कहा भी था, पर हमने हर बार उसे रोका, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में नैना थी। तुमने हर बार कहा था कि नैना तुम्हारी बचपन की दोस्त है, इसलिए तुम उसी से शादी करोगे। इसलिए हमने उस बच्ची को उसके पंख लगने से पहले ही उसके पंख को समेट दिया। पर तुमने क्या किया? तुमने तो हमेशा के लिए उसके समेटे हुए पंख भी नोच डाला। यही गलतफहमियां अगर उसे हुई होती, यही चीज अगर उसने तुम्हारे साथ की होती, क्या तुम बर्दाश्त कर पाते? क्या तब भी तुम यही कह पाते जो तुम आज कह रहे हो? कभी नहीं कहते तुम आरिश, कभी भी नहीं कहते। आरिश, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारी ईगो को उस बच्ची ने चोट पहुंचा दिया था, इसलिए तुमने उस बच्ची को ही चोट पहुंचा दिया। आरिश अपनी माँ की सारी बातें सुनने के बाद भी खामोश था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी माँ जो कह रही है हर एक बात सही है। पर उसका मानना यह भी था कि वह आर्या को इस तरह से किसी और के साथ नहीं देख सकता है। जब तक उसे ये लग रहा था कि आर्या इस दुनिया में नहीं है, तब तक वह खुद को संभाल रहा था। पर जिस पल उसने आर्या को अपनी आंखों के सामने देखा थी, उस पल से उसका दिल बगावत पर उतर आया है। उसका दिल ये करने को तैयार ही नहीं है कि उसकी आर्या कभी किसी की हो सकती है। आरिश अपनी नम आंखों से अपनी माँ की तरफ देखते हुए अपने कांपती हुई आवाज में बोली, मैं मानता हूँ मम्मा, मैंने गलती की है, और मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इसके लिए अगर मैं माफ़ी भी मांगूं तो वह भी बहुत ही काम है। मेरी गलती की कोई माफ़ी नहीं है। पर मम्मा, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपने प्यार को किसी और को दे दूं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने कभी उसकी कदर नहीं की। मम्मा, वह मेरी है, मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं उसे किसी के साथ नहीं देख सकता। और मम्मा, आप ही सोचो, जब तक वह मेरी आंखों के सामने नहीं आई थी, तब तक मैं तो खुद को संभाल रहा था ना, जी रहा था ना मैं उस अंधेरी भरी जिंदगी को। एक सुकून तो था ना मुझे कि वह सिर्फ और सिर्फ मेरी है। पर अब अपनी आंखों के सामने उसे किसी और के साथ देखकर मुझ पर क्या बीत रही होगी कि मैं कैसे समझाऊं आपको। आप समझने की कोशिश करो मम्मा, वह सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अगर वह मेरे साथ ना भी रहना चाहे फिर भी वह सिर्फ मेरी है। उसे सिर्फ मेरी होकर ही रहना होगा।
आरिश का ऐसा पागलपन को देखकर अब नूर हल्के गुस्से में आरिश को देखते हुए बोली, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो आरिश, वो अगर अपनी जिंदगी में खुश है, वह अगर आगे बढ़ चुकी है तो तुम क्यों उसकी जिंदगी में दखल देना चाहते हो? क्यों उसे फिर से इस अंधेरी भरी जिंदगी में लाना चाहते हो? क्यों उसे पुराने उस दर्द भरी जिंदगी की याद दिलाना चाहते हो जिससे वह उभर चुकी है? जीने दो उसे अपनी जिंदगी आरिश, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। खुश है वह किसी और के साथ तो उसे खुश रहने दो। अपनी माँ की बात सुनकर आरिश झटके किसी फर्श से खड़ा होता है और वह एकदम से 2 कदम पीछे होते हुए अपने नम आंखों से अपनी माँ की तरफ देखते हुए अपने सर को ना में हिलाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। वह मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। भले ही वो मेरे साथ ना रहे, पर उसे मेरे होकर ही रहना होगा। फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं इस बार प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे बिल्कुल भी हट नहीं करूँगा। मेरी वजह से इस बार उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, पर मैं उसे अपना बना कर रहूँगा। नूर शांत नज़रों से अपने बेटे की तरफ देख रही थी। उनके बेटे पर एक बार फिर से पागलपन का जुनून चढ़ चुका था। नूर आगे बढ़ती है, वह आरिश को हाथ लगाती उससे पहले ही आरिश अपने कदम पीछे लेते हुए अपनी माँ को हाथ दिखाते हुए रोक देता है और आरिश के इस हरकत से नूर हैरान हो जाती है और वह हैरानी से आरिश की तरफ देखती है। तो आरिश उनकी तरफ देखते हुए अपनी धीमी से आवाज में बोला, मैं एक बार उसे खो चुका हूँ, अब दोबारा मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उसे एक बार फिर खो सकूं। पर एक बार मैं उसे मान लूं, फिर मैं आप लोगों से आकर बातें करूंगा, क्योंकि यह सब जहां से शुरू हुआ था मैं वहीं पर आकर एक बार फिर से खत्म करूंगा। एक बार फिर से मैं नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करूंगा। एक बार फिर से आपको आपकी बेटी लौटाऊंगा और जब तक मैं ऐसा नहीं कर देता तब तक मैं आप लोगों के पास नहीं आऊंगा। इतना कहकर आरिश तेज कदमों से आरिश पहले से बाहर निकल जाता है। वहीं नूर जी हैरानी से आरिश को जाता हुआ देख रही थी। आरिश जैसे ही आर्यन पैलेस से अपने कदम बाहर रखता है, इधर नूर जी लड़खड़ाते हुए फर्श पर जा गिरती हैं। वो नम आंखों से जाते हुए आरिश की तरफ देख रही थी और उनका रोना छूट चुका था। वह रोते हुए दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें हो क्या गया है आरिश? तुम समझते क्यों नहीं हो कि जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी? जिसे जिसका होना होता है वह उसका होकर ही रहता है। तुम्हारे कुछ भी करने से वह तुम्हारे पास नहीं आने वाली है और तुमने जो किया है उसके बाद तो वह तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना पसंद करेगी। नफरत हो गई होगी उससे तुमसे। फिर क्यों उसकी जिंदगी में तुम वापस से अपने कदम रखना चाहते हो? क्यों उसकी जिंदगी में उसे अंधेरे को फिर से भरना चाहते हो? क्यों अपने दर्द को एक बार फिर से तुम कुरेद रहे हो? नूर अपने हाथों को समेटते हुए अपने सीने से लगाते हुए वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनके आंसू बता रहे थे इस समय वह कितनी तकलीफ में है। एक तरफ उनका बेटा था तो दूसरी तरफ उनकी बेटी थी। वो बेटा जिन्हें उन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था, उसकी जिंदगी उनके बेटे ने ही खराब कर दी थी और अब एक बार फिर से वह उसकी जिंदगी में अपने कदम रखना चाह रहा था। नूर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वह इस समय क्या करे और क्या नहीं, क्योंकि एक बार फिर से आरिश का उसकी जिंदगी में जाना मतलब फिर से उस अंधेरी यादों को अपनी जिंदगी में शामिल करना। उस अंधेरे ने आरिश की जिंदगी को तो अपने आप तक समेटी लिया था। नूर अब बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आरिश की वजह से आर्या एक बार फिर से इस अंधेरे में अपने कदम रख आर्या की जिंदगी में यह अंधेरा एक बार फिर से जाए। नूर जी अभी फर्श पर ही बैठी हुई थी कि तभी सामने से रेयान पैलेस के अंदर आते हैं। वह जैसे ही पैलेस में अपने कदम रखते हैं, अपने सामने फर्श पर बैठी नूर को इस तरह से रोता हुआ देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं और वह तुरंत ही भागते हुए नूर के पास आते हैं और उन्हें फर्श से उठाते हुए उनके छोटे से चेहरे को अपने हथेलिया में भरकर उनकी आंखों में देखते हुए उनसे सवाल करते हैं, नूर क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? क्या तुम्हें कहीं तकलीफ हो रही है? रेयान जी के चेहरे पर इस समय उनकी चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। वह बहुत ही चिंता भरी नजरों से अपनी बीवी की तरफ देख रहे थे। वहीं नूर जब रेयान को देखती हैं तो वो तुरंत उनसे लिपट जाती हैं और जोर जोर से रोना शुरू कर देती हैं। नूर को इतना ज्यादा रोता हुआ देखकर रेयान खुद हैरान थी कि आखिर वह इतना ज्यादा रो क्यों रही है। रेयान अच्छी तरह से नूर को अपनी बाहों में समेटे हुए उसके पीठ को सहलाते हुए बार बार एक ही सवाल कर रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या। पर वह इतना ज्यादा रो रही थी कि उनसे कुछ भी बोल नहीं जा रहा था। वह कुछ भी बोलने की कोशिश कर रही थी तो बस उनकी कांपती हुई आवाज ही बाहर आ रही थी। नूर जी की ऐसी हालत देखकर रेयान को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह तुरंत ही उन्हें अपनी गोद में उठते हैं और नूर को लेकर कमरे में चली जाती हैं।
और उन्हें लाकर बेड पर लेटाते हैं और उन्हें अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर करते हुए वही उनके पास बैठकर उनके गालों को सहलाते हुए उनकी तरफ देख रहे थे। वही नूर जी अभी नम आंखों से रेयान की तरफ देख रही थी। तभी रेयान उनकी आंखों पर हाथ रखते हुए उनकी आंखों को बंद करते हुए बोले, रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम थोड़ी देर आराम करो, जब तुम अच्छा महसूस करोगे तब हम इस बारे में बात करते हैं, अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। इतना कहकर वह उनके बालों को सहलाने लगते हैं। वही नूर रेयान से कुछ भी कहना सही नहीं समझती है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर इस समय वो जिस तकलीफ से गुजर रही थी वह उनकी आंखों में नींद भी नहीं आने दे रहा था। उनकी आंखें बंद जरूर थी पर उनकी आंखों से बह रहे आंसू इस बात के सबूत थे कि वह इस समय सोने वाली नहीं है। उनकी आंखों से नींद कोसों दूर था। एपिसोड 87, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। वो तुरंत ही उन्हें अपनी गोद में उठते हैं और नूर को लेकर कमरे में चली जाती हैं और उन्हें लाकर बेड पर लेटाते हैं और उन्हें अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर करते हुए वही उनके पास बैठकर उनके गालों को सहलाते हुए उनकी तरफ देख रहे थे। वही नूर जी अभी नम आंखों से रेयान की तरफ देख रही थी। तभी रेयान उनकी आंखों पर हाथ रखते हुए उनकी आंखों को बंद करते हुए बोले, रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम थोड़ी देर आराम करो, जब तुम अच्छा महसूस करोगे तब हम इस बारे में बात करते हैं, अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। इतना कहकर वह उनके बालों को सहलाने लगते हैं। वही नूर रेयान से कुछ भी कहना सही नहीं समझती है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर इस समय वो जिस तकलीफ से गुजर रही थी वह उनकी आंखों में नींद भी नहीं आने दे रहा था। उनकी आंखें बंद जरूर थी पर उनके आंखों से बह रहे आंसू इस बात के सबूत थे कि वह इस समय सोने वाली नहीं है। उनकी आंखों से नींद कोसों दूर था। अब आगे रेयान की काफी देर तक नूर जी के पास बैठे रहते हैं, जब तक कि नूर पूरी तरह से गहरी नींद में नहीं चली जाती है और फाइनली रोते रोते वह थककर गहरी नींद में चली ही जाती है। उनके सोने के बाद रेयान कमरे से बाहर आते हैं और फिर वह नीचे काम कर रही मेड को अपने पास बुलाते हैं। जैसे ही मेड रेयान की तरफ देखती है वह तुरंत उनके पास आती है, जिसके बाद रेयान जी अपने गहरी नज़रों से उनकी तरफ देखते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हुआ था? क्या यहाँ कोई आया था? रेयान की बातें सुनने के बाद वह मेड कुछ पर खामोश रहती है और उसके बाद वह अपने सर को हाँ में हिला देती है, जिसके बाद रेयान की आंखें और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। कौन? वह बस एक शब्द में सवाल करते हैं, जिसके जवाब में मेड अपने सर को नीचे करते हुए बोली, आरिश बाबा आए थे, बड़े मालिक। उन्होंने मालकिन से कुछ बातें की और उनके बाद वह चले गए। उनके जाने के बाद मालकिन इस तरह से रोने लगी। उस मेड की बातें सुनकर रेहान जी की आंखें और भी ज्यादा कठोर हो चुकी थी। वह उस मेड को वहां से जाने को कह देते हैं। वह मेड रेयान का इशारा समझ अपने सर को हिलाते हुए वहां से जाने लगती है। इधर रेयान वापस से अपने कमरे में आते हैं और वह जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। सोफे पर बैठे हुए उनकी नजरें बेड पर सो रही अपनी बीवी के ऊपर ही थे। उन्हें अब ये समझते देर नहीं लगी थी कि आरिश यहाँ पर क्यों आया होगा और उनकी पत्नी के लिए हालत क्यों हुई है। इधर आरिश की कार आर्यन पहले से निकलकर वापस से डाक पैलेस आता है। उसकी आंखें इस समय सुर्ख लाल थी। वह डाक पैलेस में कदम रखते ही सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वही काकी जो हॉल में हाल में ही मौजूद थी, वह आरिश को आता हुआ देखकर एकदम से आरिश के पास जाने को होती है, पर आरिश की तरफ देखते हुए काकी समझ जाती है कि आरिश इस समय नशे में है, क्योंकि आरिश की आंखें बता रही थी कि वह इस समय होश में नहीं है, जिसकी वजह से काकी अपने कदम वहीं पर रोक लेती है और आरिश को उसके कमरे में जाने देती है। इधर आरिश कमरे में आता है और वह एकदम से दरवाजे से टेककर वहीं पर बैठ जाता है और एक बार फिर से उन यादों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। एक बार फिर से उसके आंखों के सामने पार्टी वाला सीन आने लगा और एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू भर कर दिखने लगे। आरिश अपने नम आंखों से सामने की दीवार की तरफ देख रहा था, जहां पर उसने आर्या की बड़ी सी पोस्टर लगा रखी थी। उस बड़े से पोस्टर में आर्या के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में बेशुमार दर्द नजर आ रहा था। आरिश एकदम से गुस्से से अपने बालों को कसकर अपने मुट्ठी में भरते हुए जोर से चीख पड़ता है। आरिश की चीख इतनी जोर थी कि नीचे हॉल में मौजूद काकी के कानों में भी गई थी और वह आरिश की चीख को सुनकर एकदम से घबरा गई थी। उनकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि वह डरी हुई नजरों से अब आरिश के कमरे की तरफ ही देख रही थी। इधर आरिश, जो कि पूरी तरह से बौखला चुका था, वह कमरे में मौजूद हर एक चीज को बस इधर उधर फेंक जा रहा था। पूरे कमरे को कुछ ही पलों में आरिश पूरी तरह से तहस नहस कर देता है।
और इस समय वह खुद उस बड़े से पोस्टर जिसे उसने अभी अभी नीचे फर्श पर फेंक दिया था, उसके कांच इधर उधर बिखरे हुए थे और बिना वो उन कांच की परवाह किए उस पोस्टर के पास बैठा हुआ था। आरिश के पूरे हाथों से खून पानी की तरह बह रहे थे, पर उसे अगर कुछ नजर आ रहा था तो वह थी सिर्फ और सिर्फ आर्या। वह अपने खून से सने हाथों को आर्या के चेहरे पर फेर रहा था और इसी के साथ उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अपने होठों को कसकर दबाए हुए था ताकि वह अपने अंदर पल रहे उस दर्द को अपने अंदर ही दबा ले, पर वह इस कोशिश में नाकाम होता है और एकदम से वो उस फोटो पर खुद को ढीला छोड़ते हुए चीख कर रो पड़ता है। इधर काकी, जो कि आरिश की चीख सुनने के बाद अपनी डरी हुई नजरों से आरिश के कमरे की तरफ देख रही थी, वह अपनी धीमी कदमों से आरिश के कमरे तक पहुंच चुकी थी और आरिश के कमरे से आ रही आरिश के रोने की आवाज़ सुनकर उनका दिल एकदम से सिकुड़ सा जाता है, उनकी आंखों में भी नमी आ जाती है। आज कितने दिनों बाद आरिश एक बार फिर से इस तरह से रोया था। आरिश का रोना सुनकर काकी का दिल तड़पता हुआ महसूस हो रहा था। भले ही आरिश ने बीते दिनों में जो कुछ भी किया हो, पर उनका दिल एक माँ का दिल था। अपनी बच्ची को खोने के बाद एक आरिश ही तो था जिन्होंने उन्हें इतना प्यार और पनाह दिया था, और काकी के दिल में भी आरिश के लिए एक बेटे जैसा प्यार था। भला वह अपने बेटे को इस तरह से दर्द में तड़पता हुआ कैसे छोड़ सकती थी। काकी धीरे से अपना हाथ उठाकर दरवाजे पर नॉक करती है। वही अंदर आर्या की तस्वीर पर सोया हुआ आरिश, जो कि बस रोए ही जा रहा था। जैसे ही उसके कानों में दरवाजे के नॉक होने की आवाज़ पड़ती है, वह एकदम से अपने चेहरे को अपने दोनों हथेलियां से ढक लेता है और अपने आवाज़ को दबाने की कोशिश करने लगता है। वही काकी एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाती है, पर अंदर से अब कोई आवाज़ नहीं आती है। काकी समझ जाती है कि दरवाज़ा नहीं खुलने वाला है और वह अपने आंसू भरी नज़रों से बस बेबसी से उस दरवाजे की तरफ देखते हुए वहां से निकल जाती है। काकी के जाने के कुछ देर बाद आरिश, जिसने अपने पूरे चेहरे को अपने हथेलियों में छुपा रखा था, वह अपने चेहरे को अपने हथेलियों से आज़ाद करता है। आरिश का आधा चेहरा खून से सना हुआ था, तो वही आधा चेहरा इस समय पूरी तरह से बेजान लग रहा था। आरिश बेजान नज़रों से उस तस्वीर की तरफ से देख रहा था। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बटरफ्लाई? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? क्यों उसने हमारे खूबसूरत से रिश्ते को इस तरह से तबाही के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? क्यों उसने अपने हसरतों के लिए हमारे खूबसूरत से रिश्ते को उजाड़ दिया? क्यों बटरफ्लाई, क्यों? और तुम ही तो कहती थी ना कि चाहे जो हो जाए तुम कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। उसकी माफ़ी मुझे कभी नहीं मिल सकती है, पर एक मौका तो मिल सकता है, उन सारे दुखों को खुशी में बदलने का, उन सारी बुरी यादों को जहन से मिटाने का एक मौका, हमारे खूबसूरत रिश्ते को एक बार फिर से खूबसूरत बनाने का। लौट आओ बटरफ्लाई, नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। आज तक इस अंधेरी भरी जिंदगी काट रहा था क्योंकि कोई आश नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, पर जिस पल तुम्हें मैंने अपनी नज़रों के सामने देखा है, उस पल के बाद ये सोच पाना कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, ये भी मुझे बेमौत मार रहा है। नहीं जी पा रहा हूँ। तुमने मुझे एक उम्मीद दी है, वो तुम्हें इस तरह से किसी और का होकर तोड़ नहीं सकती। मेरा दिल कहता है कि तुम आज भी मेरी हो, पर आंखें कुछ और ही बता रही है। पर इस बार तुम जो कहोगे वही सच होगा। इस बार मैं अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करूंगा। तुम्हारे हर एक अल्फाज मेरे लिए मायने रखेंगे, तुम्हारी हर एक बात मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा होंगे। बस एक बार मेरी जिंदगी में लौट आओ, प्लीज़ लौट आओ वाइफी, प्लीज़ लौट आओ। बस एक बार मेरी जिंदगी में फिर से शामिल हो जाओ, प्लीज़ ना वाइफी। क्यों मेरी धड़कन मुझसे अलग कर रही हो? महल। इस समय तक काफ़ी रात हो चुकी थी। सिद्धार्थ सोना को लेकर वापस महल आता है। वह अपनी कार को पार्किंग में पार्क करता है और सोना की तरफ देखता है, जो कि आराम से कार में सो चुकी थी। सोना को सोया हुआ देखकर सिद्धार्थ ना में अपना सर हिलाता है और वह कार से बाहर आकर दूसरी तरफ से जाकर सोना को अपनी गोद में उठा लेता है। सिद्धार्थ इस समय खुद ड्राइव करके आया था क्योंकि वह सोना के साथ अकेले में समय बिताना चाहता था, जिसकी वजह से उसने ड्राइवर को दूसरी कार में आने को कहा था। पर सोना आधे रास्ते में ही सो गई। उसके चेहरे पर उसकी थकान साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे सिद्धार्थ भी देख रहा था। पर वह ये भी देख रहा था कि इतने थकने के बाद भी वो पार्टी एंजॉय करना नहीं भूल रही थी। इस लड़की ने पूरा पार्टी एंजॉय किया है। वही सिद्धार्थ सोना को अपनी गोद में लिए हुए अब महल के अंदर आता है। वह जैसे ही अपने कदम हाल में रखता है, वैसे ही उसकी नज़र आर्यन पर चली जाती है। आर्यन को अब तक जगह देखकर सिद्धार्थ अपनी आईब्रो उठाते हुए उसकी तरफ देखता है, तो आर्यन बस गहरी सांस छोड़ते हुए अपने सर को ना में दिला देता है।
इसके बाद सिद्धार्थ आर्यन की तरफ से ध्यान हटाते हुए सोना को लेकर सिद्धार्थ कमरे में चला आता है। इधर सिद्धार्थ सोना को कमरे में लेकर आता है और उसे धीरे से बेड पर लेटा देता है। अब सिद्धार्थ यह सोच रहा था कि वह सोना के कपड़े कैसे चेंज करें, क्योंकि इतनी हैवी ड्रेस में सोना को कंफर्टेबल नींद नहीं आने वाली थी, और अगर आधी रात को उसकी नींद टूटती तो फिर वह किसी को नहीं सोने देती, जिसकी वजह से अब उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थी। सिद्धार्थ सोना की तरफ देखता है और अपनी नन्ही सी बेटी की तरफ देखता है, जो कि इस समय बेड पर सूकन से सो रही थी। पंखुड़ी को सोया हुआ देखकर सिद्धार्थ हल्की सी पंखुड़ी के सिर पर हाथ फेरता है। अगर पंखुड़ी सो चुकी है मतलब आदेश भी अपने कमरे में जाकर सो चुका होगा। सिद्धार्थ सोना को थोड़ी देर के लिए यूं ही इस ड्रेस में बेड पर लेटाकर उसे छोड़ देता है और फिर वह कमरे से निकालकर नीचे हॉल में आता है, जहां पर आर्यन अभी बैठा उसका इंतजार कर रहा था। आर्यन को देखकर सिद्धांत उसके पास आता है और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, तुम अब तक सोए नहीं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ की बात सुनकर आर्यन अपनी आंखें बड़ी करते हुए सिद्धार्थ को ऐसे देखता है जैसे वह सिद्धार्थ को न देखकर बल्कि अलग ही ग्रह के प्राणी को देख रहा हो। आर्यन के ऐसे नजरों को सिद्धांत समझ रहा था। वह गहरी सांस लेते में बोला, अब तुम कुछ बोलोगे भी या यूं ही मुझे देखते रहोगे? सिद्धांत के इरिटेशन भरी आवाज को सुनकर आर्यन सिद्धार्थ की तरह देखता है और उसके बाद वह अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए हुए बोला, तो क्या मैं आज रात यहाँ पर सो सकता हूँ, या फिर मुझे आधी रात को तुम यहाँ से जाने के लिए कहने वाले हो? मेरे न सोने की वजह भी यही है कि कहीं तुम मेरे कमरे में आकर ये ना कहो कि उठो और जाओ अपने घर, इसलिए मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि तुम आओ, मुझे कहो और मैं जाऊं। आर्यन की बात सुनकर सिद्धार्थ अपनी घूरती हुई नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, चुपचाप जाकर इस समय कमरे में आराम करो, सुबह चले जाना। इतना कहकर सिद्धार्थ वापस कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही आर्यन की तो मानो आज बिन मांगे मुराद पूरी हो चुकी थी। वह सीधा भागता हुआ उस कमरे में जाता है जो कमरा उसे बहुत ही ज्यादा पसंद था, क्योंकि यह भले ही ग्राउंड फ्लोर का कमरा था पर सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे खूबसूरत कमरा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि एक समय पर सिद्धार्थ ने इस कमरे को अपने लिए डिजाइन करवाया था, जिसकी वजह से ये सबसे रेयर था। एपिसोड 88 सोना के कपड़े बदलना। अब तक वह अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए हुए बोला, तो क्या मैं आज रात यहाँ पर सो सकता हूँ, या फिर मुझे आधी रात को तुम यहाँ से जाने के लिए कहने वाले हो? मेरे न सोने की वजह भी यही है कि कहीं तुम मेरे कमरे में आकर ये ना कहो कि उठो और जाओ अपने घर, इसलिए मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि तुम आओ, मुझे कहो और मैं जाऊं। आर्यन की बात सुनकर सिद्धार्थ अपनी घूरती हुई नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, चुपचाप जाकर इस समय कमरे में आराम करो, सुबह चले जाना। इतना कहकर सिद्धार्थ वापस कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही आर्यन की तो मानो आज बिन मांगे मुराद पूरी हो चुकी थी। वह सीधा भागता हुआ उस कमरे में जाता है जो कमरा उसे बहुत ही ज्यादा पसंद था, क्योंकि यह भले ही ग्राउंड फ्लोर का कमरा था पर सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे खूबसूरत कमरा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि एक समय पर सिद्धार्थ ने इस कमरे को अपने लिए डिजाइन करवाया था, जिसकी वजह से ये सबसे रेयर था। अब आगे सिद्धार्थ वापस से अपने को कमरे में आता है और फिर वो बेड की तरह देखकर गहरी सांस लेता है और एक बार फिर से वह कमरे से बाहर आ जाता है। सिद्धार्थ अपने कमरे से बाहर आने के बाद सीधा सर्वेंट रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। यहाँ जितने भी सर्वेंट थे उन सभी के लिए सर्वेंट क्वार्टर था, जो कि इस महल से बाहर बनाया गया था। पर इस महल में एक सर्वेंट रूम था जिसमें घर की सबसे ओल्ड लेडी रहती थी, जो कि यहाँ शुरू से ही काम कर रही है, या यूँ कह लो कि जब से सिद्धार्थ ने इंडिया आना शुरू किया है तब से ही बूढ़ी औरत यहाँ इस पैलेस में काम करती है। सिद्धार्थ उस कमरे के पास आकर रुकता और धीरे से कमरे का दरवाजा खटखटाता है। कमरे का दरवाजा खटखटाने की कुछ ही पल बीते होंगे कि दरवाजा खुलता है और सिद्धार्थ के सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए सिद्धार्थ बहुत ही शांत आवाज में बोला, ताकि क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में चल सकती हैं? एक्चुअली मुझे मेरी वाइफ के कपड़े चेंज करवाने थे, तो प्लीज क्या आप चलकर मेरी वाइफ के कपड़े चेंज कर देंगी? सिद्धार्थ बहुत ही शांत आवाज में उस बूढ़ी औरत से कहता है, पर वो बूढ़ी औरत सिद्धार्थ की बात सुनकर पूरी तरह से चौंक जाती है। सिद्धार्थ को अगर सोने के कपड़े बदलने ही थे तो वह खुद भी तो बदल सकता था, उसके लिए उसे सर्वेंट की क्या जरूरत है? और एक पति पत्नी होने के नाते ये बिल्कुल आम बात थी। फिर भी सिद्धार्थ को उनकी मदद की जरूरत पड़ रही थी और काफी ज्यादा हैरान थी सिद्धांत की बातों को सुनकर।
वही सिद्धार्थ भी समझ रहा था कि इस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए वह अपनी बात उन्हें समझाते हुए बोला, आई नो कि आप सोच रहे हैं कि मैं आपकी हेल्प क्यों ले रहा हूँ। तो बात ऐसी है कि अगर मैं उसके कपड़े चेंज करता हूँ तो फिर मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा, और इस समय वह सो रही है तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सिद्धार्थ साफ साफ झूठ बोल जाता है। वही कई सिद्धार्थ की बात सुनकर काकी मुस्कुरा उठाती है और वह अपने सर को हिलाते हुए बोली, हम समझ सकते हैं सिद्धार्थ बाबा, आपको हमें इतना सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप चलिए हम आते हैं। काकी की बात सुनकर सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराता है और अपने सर को हिलाते हुए वह वापस कमरे में चला आता है। सिद्धार्थ कमरे में आने के बाद सीधा अपने कदम चेंजिंग रूम की तरह बढ़ा देता है। वही उसके पीछे पीछे काकी भी रूम में आती है और बैग की तरफ देखती है जहां पर सोना के कपड़े रखे हुए थे। उसके कपड़े की तरफ देखते हुए उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह सोने के पास आकर धीरे से सोने के ड्रेस की जिप खोलती है और उस कपड़े को सोना के बदन से अलग करने लगती है, क्योंकि सोने की ड्रेस ऑफ शोल्डर थी जिसकी वजह से कई को उसकी ड्रेस को निकालने में ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं हुई थी। काकी उसकी ड्रेस को निकालने के बाद उसे वही सोफे पर रखती है और सिद्धार्थ के द्वारा निकाले गए कपड़े को बैग से उठाकर वह सोना को पहनने देती है। कपड़े चेंज करने के बाद काकी सोना को अच्छी तरह से वापस से ब्लैंकेट से कवर कर देती है और एक नज़र चेंजिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखती है जो अभी बंद था। उस तरफ देखते हुए कहा कि चुपचाप करने से बाहर निकल जाती है। वही सिद्धार्थ थोड़ी देर बाद चेंजिंग रूम से बाहर आता है और वह बैग की तरफ देखता है और फिर उसकी नज़र सोफे पर जाती है जहां पर सोना की ड्रेस रखी हुई थी। उस तरफ देखते हुए सिद्धार्थ गहरी सांस लेकर अपने सर को हिलाता है और वह भी बैग पर आ जाता है। सिद्धार्थ अपनी तरफ बैठकर एक नज़र दोनों की तरफ देखता है। पंखुड़ी जो कि पहले ही घोड़े बेचकर सो गई थी, अब उसके साथ साथ उसकी माँ भी घोड़े बेचकर सो रही थी, जिसे देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल भी थी और वह अपने सर को भी हिला रहा था। सिद्धार्थ अपनी जगह पर लेटने से पहले सोना और पंखुड़ी दोनों के ही माथे पर प्यार से किस करता है और फिर वह अपनी जगह पर लेट जाता है। सिद्धार्थ अपनी जगह पर लेने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है और आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ था वह उसके नज़रों के सामने किसी रील की तरह घूम रहे थे। आज सोना को इतना ज़्यादा खुश देखकर सिद्धार्थ भी खुश था, पर वह ये भी जानता था कि सोना को इस पार्टी में ले जाने के बाद जो मुश्किलें उसके लिए खड़ी हुई है अब उसे उससे डील करना ही था, क्योंकि सोने का चेहरा एक बार रिवील हो चुका था और सिद्धार्थ के साथ रहने के बाद उसका चेहरा रिवील होना मतलब सोना के ऊपर हर समय खतरों का मंडराना था। सिद्धार्थ अब अपनी आंखें बंद किए हुए है आगे का सोचने लगता है। थोड़ी देर तक यूं ही सोचते सोचते सिद्धार्थ कब नहीं किया गोश्त में चला जाता है, उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता। सुबह का समय, विंडो से आती सूरज की करने से ही दम बेड पर और फर्श पर पड़ रही थी। वही फर्श पर उस बड़े से पोस्ट पर लेटा आरिश सूरज की रोशनी की वजह से कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलने लगता है, पर जैसे जैसे वह अपनी आंखें खोल रहा था उसके सर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। वही उसके हाथों में भी काफी दर्द महसूस हो रहा था। आरिश अपनी आंखें खोलता है और एक नज़र वो कमरे में हर तरफ डालता है और उठकर वही फर्श पर बैठ जाता है। कमरे का हाल अभी तक बुरा था, हर तरफ चीज़ बिखरी हुई थी, हर तरफ कांच फैले हुए थे, यहाँ तक कि वह जहाँ बैठा था उसके चारों तरफ भी कांच फैले हुए थे। उसके पैरों में भी कांच चुभे हुए थे जिससे खून निकलते निकलते अब सूख चुका था। वही उसके हाथों का भी वही हाल था। अपनी हालत देखते हैं आरिश के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपनी नज़रें नीचे करके उस पोस्ट की तरफ देखता है और धीरे से अपने अपने हाथों को आर्य के चेहरे पर फेरते हुए मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। इतना कहकर राजेश अपनी जगह से खड़ा होता है, पर जैसे ही वह खड़ा होता है वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक आह आरिश के मुंह से निकल जाती है, क्योंकि फर्श पर खड़ा होते ही उसके पैरों में चुभा कांच और भी ज़्यादा अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी देर तक यूं ही अपने होठों को कसकर भींचते हुए दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करता है और फिर थोड़ी देर बाद वह अपनी आंखें खोलता है और झुककर अपने पैरों की तरफ देखता है। उसके पैरों के तलवे में कांच घुसे हुए थे जिसे देखकर आरिश हल्के से वहीं पर फर्श पर बैठ जाता है और झटके के साथ उसे कांच को अपने पैरों से निकल लेता है। आरिश जैसे ही उस कांच को खींचता है उसके मुंह से एक बार फिर से सिसक निकल जाती है, पर वह इस दर्द को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देता है और फिर वह अपनी जगह से उठता है और सीधा अपने कदम बाथरूम की तरह बढ़ा देता है। वही आरिश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसके पैरों के निशान उसके पीछे छुट्टी जा रहे थे।
आरिश बाथरूम के अंदर आता है और फिर वह वॉश बेसिन के पास जाकर अपने हाथों को क्लीन करता है। वही उसकी नजरें नजर में अपने चेहरे पर पड़ते हैं। आधा चेहरा आरिश का खून सना हुआ था और वह सूख चुका था। आरिश अपने हाथों को देखता तो कभी अपने चेहरे की तरफ देखता है और फिर वह वहीं से एक टॉवल उठाकर उसे गिला करता है और अपने चेहरे को क्लीन करता है। अपने चेहरे को और अपने हाथों को क्लीन करने के बाद आरिश अपने पैरों को भी धोता है और वह वहां पर से बाथरूम से बाहर आता है और सीधा जाकर वह कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे से बाहर निकालने के बाद आरिश ऊपर वाले फ्लोर से ही धीरे से काफी को आवाज देता है। वही कहा कि जो कि किचन में काम कर रही थी। वो जैसे ही आरिश की आवाज सुनती है वह भागते हुए किचन से बाहर आती है और वह अपनी नज़र में उठाकर देखती है तो रेलिंग के पास आरिश खड़ा था और वह उनकी तरफ ही देख रहा था। आरिश को देखकर कहा कि तुरंत ही ऊपर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वही काकी को ऊपर आता हुआ देखकर आरिश वापस अपने कमरे के अंदर चला जाता है और वह कपबोर्ड से जाकर एक टॉवल लेता है और फिर बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर काकी के रूम के अंदर आने का इंतजार करने लगता है। काकी जैसे ही कमरे में अपने कदम रखती है कमरे का नज़ारा देखकर उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। वही आरिश के पैरों के निशान देखकर तो उनकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो तुरंत ही अपनी नज़र उठाकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखती है जहां पर आरिश खड़ा उन्हीं ही देख रहा था। इस समय आरिश के चेहरे पर और उसकी आंखों में कोई एहसास नहीं थे। वह बेजान नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। आरिश की तरफ देखते हुए काकी के तुरंत उनकी तरफ कदम बढ़ाती है पर आरिश तुरंत ही अपने हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए बोला, प्लीज आप मुझे रुक जाए, फर्श पर बहुत कांच है, वह आपको लग जाएंगे, आप पहले सारे कांच क्लीन कर दे, उसके बाद हम बातें करते हैं। इतना कहकर आरिश सीधा बाथरूम के अंदर जाकर अंदर से लॉक कर लेता है। वही काकी आरिश के बातें सुनकर एकदम से अपनी जगह पर जम सी जाती हैं और वह अपने आंसू भरी नज़रों से बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखती है और फिर एक नज़र वापस से कमरे में घुमाती है और तब जाकर काफी की नज़रें नीचे फर्श पर बिखरे उनका आंचों पर और उस बड़ी सी पोस्ट पर चली जाती हैं। उसे पोस्ट की तरफ देखते हुए उनके आंखों में ठहरे आंसू तुरंत ही लुढ़क कर उसके गालों पर चले आते हैं। वह तुरंत ही अपने कदम बढ़ाती है और उस पोस्ट के पास अपने घुटनों के बाल बैठती हैं और धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर आर्या के चेहरे को छूती हैं और इन्हीं के साथ उनका रोना छूट जाता है। काकी रोते हुए आर्या के चेहरे को बार बार छू रही थी, जैसे वो पोस्टर को नहीं बल्कि असलियत में आर्या के चेहरे को छू रही हो। वही आरिश इस समय बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था। कमरे से सिसकने की आवाज़ से उसके कानों में पड़ रही थी और आरिश जानता था कि काकी क्यों रो रही है। उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बना रखी थी और वह सामने की दीवार पर एक तक नहर जा रहा था। एपिसोड 89 बटरफ्लाई जिंदा है अब तक। इतना कहकर आरिश सीधा बाथरूम के अंदर जाकर अंदर से लॉक कर लेता है। वही काकी आरिश के बातें सुनकर एकदम से अपनी जगह पर जम सी जाती हैं और वह अपने आंसू भरी नज़रों से बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखती है और फिर एक नज़र वापस से कमरे में घुमाती है और तब जाकर काफी की नज़रें नीचे फर्श पर बिखरे उनका आंचों पर और उस बड़ी सी पोस्ट पर चली जाती हैं। उसे पोस्ट की तरफ देखते हुए उनके आंखों में ठहरे आंसू तुरंत ही लुढ़क कर उसके गालों पर चले आते हैं। वह तुरंत ही अपने कदम बढ़ाती है और उस पोस्ट के पास अपने घुटनों के बाल बैठती हैं और धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर आर्या के चेहरे को छूती हैं और इन्हीं के साथ उनका रोना छूट जाता है। काकी रोते हुए आर्या के चेहरे को बार बार छू रही थी, जैसे वो पोस्टर को नहीं बल्कि असलियत में आर्या के चेहरे को छू रही हो। वही आरिश इस समय बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था। कमरे से सिसकने की आवाज़ से उसके कानों में पड़ रही थी और आरिश जानता था कि काकी क्यों रो रही है। उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बना रखी थी और वह सामने की दीवार पर एक तक नहर जा रहा था। अब आगे इधर काकी पोस्ट को अब अपने हाथों में उठाती है और उसे ले जाकर बेड पर रख देती है और एक बार फिर से वह उसे पोस्ट को अपने हल्के हाथों से टच करते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, क्यों किया बच्चे तुमने ऐसा? तुमने कहा था कि तुम कभी गलत कदम नहीं उठाओगी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे मुझे तकलीफ हो। तुमने मुझसे वादा किया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, वह भी बिना मुझे बताएं? क्यों तुमने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? तुम जानती थी ना बच्चे कि तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर क्यों तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? क्यों एक बार फिर से तुम मुझे अकेला कर गई? ये तुमने बहुत गलत किया, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूंगी। काकी आर्या की तस्वीर की तरफ देखते हुए उसे शिकायत कर रही थी, पर उनकी आंखों के आंसू बता रही थी कि इस समय वह कितने ज़्यादा तकलीफ में है। आधे घंटे बाद आरिश का कमरा पहले की तरह वापस से सेट हो चुका था, सब कुछ क्लीन हो चुका था।
फर्श पर आरिश के भके पैरों के निशान तक साफ हो चुके थे। वही काकी अभी भी कमरे में मौजूद थी। आरिश बाथरूम से बाथरोब पहन बाहर आता है और उसकी नज़र सामने खड़ी काकी के ऊपर चली जाती है। काकी की तरफ देखते हुए आरिश अपनी शांत नज़रों से उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्या आपको कुछ पूछना है? आरिश के सवाल पर काफ़ी पहले तो शांति से आरिश की तरफ देखती है और फिर वह अपने गुस्से भरी आवाज़ में बोली, आपने ऐसा क्यों किया आरिश बाबा? काकी के इस सवाल पर आरिश कन्फ्यूज़न से उनकी तरफ देखता है तो काफ़ी उनकी तरफ देखकर अपनी उंगलियों के इशारे से उस पोस्ट की तरफ इशारा करती है जिस पर अब भी खून के सूखे निशान थे। उस पोस्ट की तरफ देखते हुए आरिश की आंखों में एक बार फिर से उसका दर्द नजर आने लगा था। एक बार फिर से उसकी आंखों में वही उदासी और वह तकलीफ नजर आने लगे थे जो आरिश ने अब तक छुपाया हुआ था। वही काकी अभी शांत थी और वह आरिश की तरफ ही देख रही थी। पर आरिश उस फोटो से अपनी नज़रें हटाते हुए बोला, मैंने क्या किया है काकी? आरिश को इस तरह से अनजान बनता हुआ देखकर काकी को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह इस बार गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आप कह रहे हैं कि आपने क्या किया है? यह क्या हालत बना रखी है आपने अपना? हमने आज तक आपको कुछ नहीं कहा क्योंकि आज से पहले आप कभी भी इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हुए थे। आपने कभी भी इस तरह से तोड़फोड़ नहीं की थी। फिर आज क्यों वह 6 साल वाला दर्द आज आपकी आंखों में एक बार फिर से उभर रहा है? आज इन 6 सालों में ऐसा क्या हुआ है जो आप फिर से बेकाबू होने लगे हैं? आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं? हमें हमारा जवाब दीजिए। इतनी मुश्किल से तो आपने खुद पर काबू किया था, फिर इन कुछ दिनों में आपको हो क्या गया है जो आप खुद पर से काबू खोते जा रहे हैं? क्यों आप उस दर्द में फिर से वापस डूबते जा रहे हैं? आज 6 साल बीत गए हैं जब आपको एक बार फिर से इस तरह से रोते बिलखते और टूटते हुए देखा है हमने, और हम जानते हैं ये छोटी बात नहीं है। फिर आप बताइए कि ऐसा क्या हुआ है? काकी की सवालों को सुनने के बाद आरिश खामोशी से काकी की तरफ देखते हुए बोला, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हमने कल रात ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से ये सब हुआ है, पर आइंदा से नहीं होगा। काकी जो कि आरिश को ही घूरे जा रही थी, वह आरिश की बातें सुनकर एकदम से चीखते हुए बोली, झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं आरिश बाबा। आपकी आंखों में दिख रहा है कि आप जो कह रहे हैं और आपके जो शब्द हैं वह बिल्कुल भी आपकी आंखों में दिख रहे जज्बातों से मिल नहीं रहे हैं। आप झूठ कह रहे हैं कि आपने कल साथ ड्रिंक की थी। अच्छा ठीक है, माना कि आपने कल रात ड्रिंक की थी, पर यह पहली बार तो नहीं था। ये पहली बार नहीं था जब आपने ड्रिंक की हो और आप इस तरह से बेकाबू हुए हो। आपने इन 6 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा है जब आपने ड्रिंक ना की हो। फिर तो आप इतने ज़्यादा बेकाबू नहीं हुए थे, फिर कल रात ही क्यों? और कल रात आप उस पार्टी को अटेंड करने गए थे जिस पार्टी से कभी आपका लेना देना ही नहीं होता था। हमने सब कुछ पूछा है राघव से, उसने अपने मुंह से सब कुछ का बोला है। फिर आप हमें बताएं आप उस पार्टी में क्यों गए थे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ऐसी पार्टी में कभी भी शामिल नहीं होते हैं। फिर कल रात ऐसी कौन सी वजह थी जो आपको जाना पड़ा था, और उस पार्टी से आने के बाद ही आपकी यह हालत हुई है? इस बात से भी हम अनजान नहीं हैं, और अगर इस बार आपने हमसे सच छुपाने की कोशिश की तो हम वह सारे सच बड़ी मालकिन को बता देंगे। जो भी वो जानना चाहती है हम वह सब कुछ बता देंगे जो आज तक हम नहीं आपके लिए अपने अंदर दफन करके रखा है। हम उस 6 साल पुराने और 6 साल के सारे राज खोल देंगे उनके सामने। काकी की बातें सुनकर आरिश की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह काकी की तरफ देखते हुए बोला, तो आप हमें धमका रही हैं? आरिश की बात सुनकर काकी इस बार बिना डरे बोली, हाँ, हम आपको धमका रहे हैं क्योंकि डरते हैं हम आपको खोने से। हमने पहले ही अपने बच्ची को दिया है और अब हम आपको नहीं खोना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम आपको धमका रहे हैं तो यही सही, हाँ, हम आपको धमका रहे हैं और अब आप हमें सच बताएंगे। काकी की पूरी बातें सुनने के बाद आरिश की आंखें नॉर्मल हो जाती हैं और वहाँ काकी की तरफ देखते हुए खुद को शांत करते हुए गहरी सांस लेता है और फिर वह अपने शांत आवाज में बोला, बटरफ्लाई जिंदा है काकी, और कल उस पार्टी में जाने की वजह भी बटरफ्लाई ही है। बटरफ्लाई काकी इस नाम को कभी नहीं भूल सकती थी। ये वो नाम था जिससे आरिश आर्या को बुलाया करता था। भला इस नाम को काकी कैसे भूल सकती थी? लेकिन वही आरिश की पूरी बातें सुनने के बाद तो उनकी बॉडी जैसे अपनी जगह पर जम गई थी। वह कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी, बल्कि हैरानी से आरिश की तरफ देख रही थी। तो आरिश बस गहरी सांस लेकर अपने सर को हाँ में हिलाता है तो काफी इस बार अपनी जगह से एकदम से लड़खड़ा जाती है, जिसे आरिश तुरंत आगे बढ़कर काकी को पकड़ते हुए बोला, संभालिए खुद को। काकी अब तुरंत ही आरिश के हाथों को पकड़ते हुए आरिश की आंखों में देखते हुए बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या हमारी बच्ची जिंदा है? इस बार आरिश फिर एक बार हाँ में अपना सिर हिला देता है
जिसे देखकर काकी आंखों में एक बार फिर से आंसू छलक आते हैं। पर इन आंसुओं के साथ साथ उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी। पर अगले ही पल वो एक बार फिर से आरिश के हाथों को पकड़ते हुए आरिश आंखों में देखते हुए बोली, तो कहाँ है हमारी बच्ची? क्या आप हमारी बच्ची को लेने जा रहे हैं? क्या वह वापस हमारे पास आ रही है? काकी के इतने सारे सवालों को सुनने के बाद भी आरिश बिल्कुल खामोश था। वो काकी की तरफ देख रहा था, जिनकी आंखों में एक उम्मीद से नजर आ रही थी। पर आरिश इस उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता था और ना ही कोई नई उम्मीद उन्हें देना चाहता था, जिसकी वजह से आरिश अपनी शांत आवाज में बोला, हमें नहीं पता वह कहाँ है। हमने बस कल रात उसे देखा है और हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। पर हम आपको यह उम्मीद नहीं दे सकते हैं कि हम उसे लेकर आएंगे। इन बीते सालों में बहुत कुछ बदला है काफ़ी, और यह बात आप भी जान रही हैं। हम नहीं जानते हैं कि उसकी ज़िंदगी में क्या बदला है और क्या नहीं। इसलिए हम आपको यह उम्मीद भी नहीं दे सकते हैं कि हम आपकी बेटी को आज वापस लेकर आएंगे। आरिश की बात सुनकर काकी एकदम से आरिश के हाथों को छोड़ते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोली, ऐसे कैसे आप उसे लेकर नहीं आ सकते हैं? आपने ही तो कहा वह जिंदा है। आपने उसे देखा है, तो फिर उसे हमारे घर लाने में मुश्किलें क्या है? काकी को इस तरह से रिएक्ट करता हुआ देखकर आरिश काकी की तरफ देखकर बहुत ही शांत आवाज में उन्हें समझाते हुए बोला, आप पहले शांत हो जाए। पहले हम बटरफ्लाई को ढूंढ ले, उसके बाद ही हम उसे यहाँ लेकर आ सकते हैं। और इस समय हम नहीं जानते हैं कि वह कहाँ है। आरिश अपनी बात कहकर काकी को बेड पर बिठता है और फिर वो उनकी तरफ देखते हुए बोला, अब थोड़ी देर बैठिए, हम अभी चेंज करके आते हैं। इतना कहकर आरिश सीधा चेंजिंग रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। पर आरिश चेंजिंग रूम के अंदर जा पाता उससे पहले ही काकी आरिश की तरफ देखते हुए बोली, अगर हमारी बच्चे जिंदा है तो वह अब तक कहाँ थी? और फिर वह वापस हमारे पास क्यों नहीं आई? काकी के इस सवाल को सुनने के बाद आरिश के कदम रुक जाते हैं और वह बिना पलटे ही बोला, बटरफ्लाई लौट कर क्यों नहीं आई? इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। हम आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं जानते। हम खुद अपने सवालों में उलझे उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ बस इतना पता है कि वह जिंदा है, पर हम ये भी नहीं जानते हैं कि इन सालों में ऐसा क्या हुआ है, या इन सालों में ऐसे क्या मजबूरी थी कि वह लौटकर नहीं आई। हम मानते हैं कि वह हमसे नफरत करती है, पर वह आपसे नफरत नहीं कर सकती है। हम मानते हैं कि हमारी नफरत की वजह से वह लौटकर नहीं आई, पर अगर वह जिंदा है तो वह आपसे मिलने की कोशिश जरूर करती, पर उसने ऐसा नहीं किया है। और क्यों नहीं किया है, ये भी हम नहीं जानते हैं। आरिश अपनी बात कहकर सीधा चेंजिंग रूम के अंदर चला गया। वहीं काकी अभी अपनी उदास नज़रों से चेंजिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए खुद से ही बोली, एक बात तो आपने सही कहा, जाते जाते नफरत कर गई थी वह आपसे, और वजह भी खुद आपने ही दिया था उसे, पर हमें वह हमसे नफरत नहीं कर सकती। एपिसोड 90, सिद्धार्थ और सोना। अब तक हम खुद अपने सवालों में उलझे उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ बस इतना पता है कि वह जिंदा है, पर हम ये भी नहीं जानते हैं कि इन सालों में ऐसा क्या हुआ है, या इन सालों में ऐसे क्या मजबूरी थी कि वह लौटकर नहीं आई। हम मानते हैं कि वह हमसे नफरत करती है, पर वह आपसे नफरत नहीं कर सकती है। हम मानते हैं कि हमारी नफरत की वजह से वह लौटकर नहीं आई, पर अगर वह जिंदा है तो वह आपसे मिलने की कोशिश जरूर करती, पर उसने ऐसा नहीं किया है। और क्यों नहीं किया है, ये भी हम नहीं जानते हैं। आरिश अपनी बात कहकर सीधा चेंजिंग रूम के अंदर चला गया। वहीं काकी अभी अपनी उदास नज़रों से चेंजिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए खुद से ही बोली, एक बात तो आपने सही कहा, जाते जाते नफरत कर गई थी वह आपसे, और वजह भी खुद आपने ही दिया था उसे, पर हमें वह हमसे नफरत नहीं कर सकती। अब आगे। पैलेस। सुबह सुबह सोना और पंखुड़ी दोनों ही मुंह फूले हुए बैठे हुए थे। वही सिद्धार्थ अपने सर को पकड़े हुए उन दोनों के सामने खड़ा था। सिद्धार्थ कभी पंखुड़ी की तरफ देखता तो कभी सोने की तरफ। उसके बाद वह अपनी धीमी से आवाज में बोला, हम अब तुम दोनों महारानियां इस सेवक को बताने का कष्ट करेगी कि आप लोगों को किस चीज की शिकायत है। वही सोना और पंखुड़ी दोनों को सिद्धार्थ को देखते हैं और फिर वापस से ब्लैंकेट ओढ़कर दोनों वापस से बेड पर लेटे हुए दोनों एक साथ बोले, आप बहुत बुरे हैं, आपने हमें सोने नहीं दिया। उन दोनों की बातें सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से दोनों की तरफ देखता है, जो खरगोश की तरफ ब्लैंकेट में दुबके हुए थे। सुबह के 8 बजे बज चुके थे और ये दोनों का रही थी कि उसने दोनों को सोने नहीं दिया। अभी 2 मिनट तो हुए थे इन दोनों को उठे हुए, और दोनों वापस से सो भी रही थी। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों छोटे छोटे पटाखे उसके पूरे पावर को हिलाने के लिए काफी हैं। सिद्धार्थ गहरी सांस लेते हुए बेड पर ही बैठ जाता है
और फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर ब्लैंकेट के ऊपर से ही सोना के कंधे पर टैप करते हुए बोला, वाइफी यू नो ना, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। देखो सुबह के 8 बजे चुके हैं, और कल तुमने ही तो कहा था कि आज मीटिंग के लिए तुम सुबह जल्दी जल्दी रेडी हो जाओगी। बस इसी शर्त पर ही तो कल हम शॉपिंग गए थे ना, और फिर रात को तुमने ही पार्टी में जाने की जिद की थी, और तुम्हारी जिद की वजह से ही हमें पार्टी में जाना पड़ा था, और अब तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो, देखो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सिद्धार्थ की बातें सुनकर या यूं कहो कि एक तरह से शिकायत सुनकर सोना धीरे से ब्लैंकेट को अपने चेहरे से हटाती है और फिर सिद्धार्थ की तरह देखकर अपने मासूम से चेहरे पर उदासी लाते हुए अपनी पप्पी आय से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, हबी प्लीज़ आप आज अकेले चले जाओ ना, मैं पक्का बेबीज का ख्याल रखूंगी, मैं इन दोनों को बाहर भी नहीं जाने दूंगी, और जब तक आप नहीं आओगे मैं गार्डन में भी अपने कदम भी नहीं रखूंगी, प्लीज़ आप अकेले चले जाओ। सिद्धार्थ सोना की बातें सुनकर अपनी आंखें छोटी करता है, क्योंकि सोना हमेशा उससे बातें मनवाने के लिए ही उसे इतने प्यार से हबी कहते थी। सिद्धार्थ सोना की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, नो बेबी, तुम दिन पर दिन आलसी होती जा रही हो, चलो उठो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। सोना अब बुरा सा मुंह बनाकर सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। वही सिद्धार्थ तो जैसे अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। ऑलरेडी उससे मीटिंग के लिए लेट हो चुका था और वो और नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वह पूरा ब्लैंकेट सोने के ऊपर से उठाता है और झटके से उसे अपनी गोद में उठाकर सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। वही सोना सिद्धार्थ के गोद में छटपटाते रह जाती है, पर सिद्धार्थ के मजबूत बाहों से आज़ाद हो पाना इतना आसान कहाँ था। सिद्धार्थ सोना को बाथरूम के अंदर लेकर आता है और वह उसे काउंटर पर बिठाकर उसके हाथों में ब्रश देता है और सीधा बाथ टब भरने के लिए वह उस तरफ अपने कदम बढ़ा देता। थोड़ी देर में सिद्धार्थ बाथ टब को भरने के बाद वापस से आता है और सोने की तरफ देखता है जिसने ब्रश कर लिए थे। सिद्धार्थ अब उसे काउंटर से नीचे उतरता है और फिर बाथ टब की तरफ इशारा करते हुए बोला, ओनली 10 मिनट्स बेबी, बाथ लेकर जल्दी से बाहर आ जाओ। सोना मुंह बनाते और गुस्से से अपने पैर पटकते हुए बाथ टब की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वही सिद्धार्थ सोना को इस तरह से देखकर लाचारी से अपने सर को हिला देता है, पर सोना के साथ इस तरह से जबरदस्ती करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि वह जितने प्यार से सोना को समझा था सोना उतने ही ज़्यादा जिद्दी होती चली जाती। सिद्धार्थ सोना को बाथरूम में छोड़ने के बाद अपने कमरे में आता है और फिर वह गहरी सांस लेते हुए अपनी बेटी की तरफ देखता है। यहाँ उसने एक बम के गोले को ठिकाने लगाया था तो दूसरा बम का गोला पहले से ही तैयार था। सिद्धार्थ भगवान से दुआ करते हुए बैग की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और वह धीरे से पनखुड़ी के बगल में आकर बैठते हुए पनखुड़ी के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाते हुए अपने धीमी से आवाज में बोला, प्रिंसेस बच्चे उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है, क्या आपको डैडी के साथ बाहर घूमने नहीं जाना है। सिद्धार्थ बहुत ही शांत आवाज में ये कहता है, पर पनखुड़ी अपनी आंखें खोलते ही नाराजगी से सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है, क्योंकि अभी अभी दोबारा बस सोई ही थी और सिद्धार्थ ने तुरंत ही उसे उठा दिया था। सिद्धार्थ पनखुड़ी के नज़रों में नाराजगी से देखते हुए अपने सिर को पकड़ लेता है और वह भी लाचारी से अपनी बेटी की तरफ देखने लगता है। वही पनखुड़ी तुरंत ही उठकर बैठ जाती है और अपनी तोतली आवाज में सिद्धार्थ से अपनी शिकायत लेकर शुरू हो जाती है, डैडी आप अच्छा क्यों करते हो, आप हमेशा माँ के साथ पनखुड़ी को भी उठा देते हो। अपनी बेटी की शिकायत सुनने के बाद सिद्धार्थ अपने सर को हिलाते हुए अपने बेटे की तरफ देख रहा था। सिद्धार्थ गहरी सांस लेते हुए पनखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मेरा बच्चा, डैडी जानते हैं कि डैडी बहुत गंदे हैं, पर मेरे बच्चे अभी तो आपको डैडी के साथ घूमने जाना है ना, चलो जल्दी उठ जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ बेटे, फिर बाहर चले गए। सिद्धार्थ के कहने पर पनखुड़ी अपना मुंह बनाते हुए ही अपने छोटे छोटे हाथों को सिद्धार्थ की तरह बढ़ा देती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ की जान में जान आती है, क्योंकि उसे तो लगा था कि उसे अब और थोड़ी देर तक अपनी बेटी की खुशामदीद करनी होगी तब जाकर वह बेड को छोड़ेगी, पर ये तो बहुत ही आसानी से मान गई थी। सिद्धार्थ पनखुड़ी को अपनी गोद में लिए है वॉशरूम के दरवाजे के पास आता है और धीरे से पनखुड़ी को दरवाजे पर ही उतारते हुए बोला, बच्चे अंदर मम्मा बात ले रही है, आप जाओ और मम्मा से कहना मम्मा आपको फ्रेश करवा देगी, ओके। सिद्धार्थ के बात सुनकर पनखुड़ी अपने छोटे से सर को जल्दी जल्दी हाँ में हिलाती है और वह अपनी नन्हे नन्हे कदमों से भागते हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है। इधर सिद्धार्थ गहरी सांस लेते हुए सीधा अपने कमरे से बाहर आता है। उसकी नज़र आर्यन के ऊपर चली जाती है, जो सोफे पर फैलकर बैठा हुआ आराम से कॉफ़ी पी रहा था। आर्यन की तरफ देखते हुए उसकी नज़रें छोटी हो जाती है
और वो जाकर आर्यन के सामने बैठते हुए गहरी सांस लेता है। वही आर्यन सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए बोला, क्यों बॉस, सारी हवा निकल गई? तुम बस बाहर ही जाकर अपना रॉब चला सकते हो, घर में तो तुम्हारी चलती ही नहीं है। आर्यन की बातें सुनकर सिद्धार्थ घूरते हुए उसे बोला, तुम थोड़े अपने शब्दों पर लगाम दो, वरना अभी उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझे तुम? आर्यन सिद्धार्थ के भाषण को सुनकर अपना मुंह टेढ़ा करता है और वह वापस से कॉफी पीने लगता है, जैसे उसे सिद्धार्थ से कोई मतलब ही ना हो। वही सिद्धार्थ आर्यन का ऐसा लुक देखकर एकदम चिढ़ जाता है, पर वह कुछ भी नहीं कहता है। थोड़ी देर तक यूं ही सिद्धार्थ बैठे बैठे इंतजार करते रहता है। फाइनली सोना और पंखुड़ी कमरे से बाहर आते हैं। उन दोनों के हैं आने का सबको पता चल जाता है, क्योंकि वह दोनों कभी भी कमरे से शांति से नहीं निकलती थी। दोनों ही इतने ज्यादा बातें करते हुए बाहर आती थी, जैसे ना जाने दोनों माँ बेटी के बीच कितने से राज ऐसे दफना थे जो वह दोनों एक दूसरे से शेयर करती थी। और उसके बाद नन्ही सी बेटी जो कि ठीक से बोलने भी नहीं जानती थी, वह ना जाने क्या गप्पे लड़ाती थी। सिद्धार्थ को तो यही समझ में नहीं आता था, बस पूरे दिन दोनों माँ बेटे के मुंह चलते ही रहते थे। या तो खाना दे दो या फिर उन्हें बात करने का एक टॉपिक दे दो। उन दोनों को आते देखकर सिद्धार्थ राहत के साथ लेता है कि फाइनली दोनों रेडी हो चुके हैं। सोना और पंखुड़ी दोनों ने ही स्काई कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी थी। दोनों ही इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। इधर आदिश भी रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आता है और वह कमरे से बाहर आने के बाद सीधा सिद्धार्थ के सामने आता है और वह सिद्धार्थ को बहुत ही प्यार से मॉर्निंग विश करता है। गुड मॉर्निंग डैडी। आदिश की विश को सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए आदिश के सर पर हाथ फिरते में बोला, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। सिद्धार्थ की विश को सुनकर आदिश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आदिश जो कि बहुत ही काम मुस्कुराया करता था, वह तभी मुस्कुराता था जब सिद्धार्थ उसे प्यार से पैम्पर करता था। हालांकि सिद्धार्थ उसे हमेशा ही प्यार से पैम्पर पर करता था, पर कभी कभी छोटी छोटी चीज हमें वह इफेक्ट दे जाती है जो बड़ी से बड़ी चीज नहीं देती है। और सिद्धार्थ का इतने प्यार से उसके लिए टाइम निकालना, फिर उसके साथ खेलना, या फिर यूं कह लो कि सुबह सुबह इतने प्यार से गुड मॉर्निंग विश करना, आदिश के पूरे दिन को बहुत ही खूबसूरत बनाने देते थे। वही आज आदिश के चेहरे की मुस्कुराहट को देखते हुए आर्यन को ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी अलग ग्रह के प्राणी को देख चुका हो। आर्यन हमेशा आदिश के साथ रहता था, ये यूं कह लो कि कभी कभी वह पूरा दिन आदिश के साथ गुजार देता था, पर मजाल है इस छोटे से पिद्दी से लड़के के चेहरे पर एक स्माइल आ जाए। पर आज वह आई थी, ये काफी बड़ा अजूबा था। लेकिन इधर पंखुड़ी और सोना दोनों ही आकर सिद्धार्थ के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर सिद्धार्थ अपनी जगह से उठता है और फिर वह उन दोनों के ही हाथों को पकड़ता है और सीधा ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, जिसे देखकर आदिश भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल देता है। इधर आर्यन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। थोड़ी ही देर में सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और शेफ सभी की प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। शेफ सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद आर्यन सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर सिद्धार्थ सोना, पंखुड़ी और आदिश को लेकर अपने मीटिंग के लिए निकल जाता है। इस बार मीटिंग के वेन्यू होटल ही थी, जहां से सिद्धार्थ पहले से ही अपने छोटे से फैमिली के लिए रूम बुक कर लिया था और अब उन तीनों को लेकर वही जा रहा था। सिद्धार्थ जैसे ही पैलेस से बाहर आता है, बाहर ड्राइवर पहले से ही कार रेडी करके तैयार था। सिद्धार्थ के आते ही वह कार का दरवाजा खोलते हैं, जिसे देखकर सिद्धार्थ पहले सोना और पंखुड़ी को कार के अंदर बैठाता है और फिर वह आगे वाला पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर आदिश को वह पैसेंजर सीट पर बैठता है और खुद दूसरी तरफ से आकर वह सोना के बगल में बैठ जाता है। उन सब के बैठे हैं कार अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाती है।